नमस्कार, स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। बाजार में लगातार हम 3 सत्र की तेजी देख चुके हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो 5 सत्र की तेजी हो गई है और कल की क्लोजिंग बहुत ही शानदार रही है। निफ्टी ने 25,000 के लेवल को रीगेन कर लिया और निफ्टी बैंक की बात करें तो 56,000 के ऊपर निकल गया निफ्टी बैंक। लगातार 5 सत्र की तेजी में करीब 3%, अगर पॉइंट्स के हिसाब से बात करें तो करीब 1600-1700 पॉइंट्स के आसपास की रैली निफ्टी बैंक दिखा चुका है। और आज के लिए भी जो संकेत हैं वो ठीक ठाक हैं, क्योंकि ग्लोबल बाजारों में हमने मजबूती देखी है। S&P 500 और नैस्डैक नए रिकॉर्ड पर पहुंचे हैं और आगे हम AMD की भी चर्चा करेंगे, जिसमें कल हमने 24% की जबरदस्त तेजी देखी है। उसके रीजन क्या रहेंगे, इस पर आगे हम फोकस करेंगे। लेकिन आज का जो सत्र है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो उसके लिहाज से हो सकता है कि थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखें। निफ्टी की बात करें तो 20 DMA के लेवल के ऊपर निफ्टी निकल चुका है। 25,007 ये है 20 DMA का लेवल और निफ्टी ने कल क्लोजिंग उसके ऊपर दी है। तो क्या बाजार अपने मोमेंटम को बरकरार रखेगा या थोड़ी बहुत हम प्रॉफिट टेकिंग या थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी ऊपरी स्तरों पर देखेंगे, यह है एक प्रमुख सवाल। हालांकि अच्छी चीज यह है कि गिफ्ट निफ्टी आपको इंडिकेट ये कर रहा है कि आज भी हरे निशान में शुरुआत होगी। थोड़ी देर पहले 20-25 अंकों के आसपास की नरमी थी, लेकिन अब हरे निशान में वापसी कर ली है गिफ्ट निफ्टी ने। यह है बाजार के लिए एक अच्छा संकेत। तो पहले 4 बड़े संकेत तस्वीरों के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और इसके बाद एक एक करके विस्तार से हम चर्चा करेंगे। निफ्टी बैंक, स्टॉक्स न्यूज, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, अपने गेस्ट को जोड़ेंगे, उनकी कॉल्स भी लेंगे। बहुत कुछ होगा, अगला 2.5 घंटा एक्शन पैक्ड रहने वाला है। लेकिन ये 4 संकेत आपकी स्क्रीन पर। तो डाउ 63 अंक नीचे जरूर बंद हुआ है। 6 दिनों की लगातार तेजी पर ब्रेक लगी है, लेकिन लोअर लेवल से हमने देखा कि करीब 350 अंकों के आसपास की रिकवरी भी डाउ जोन्स में आई है। नैस्डैक और S&P 500 रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुए हैं। यहां तक कि अमेरिका में जो स्मॉल कैप वाला जो इंडेक्स है रसल 2000, वो भी 2,500 के ऊपर निकला है पहली बार और रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। AMD के शेयर में हमने कल 24% की रफ्तार देखी है ओपन AI के साथ चिप सप्लाई की डील के चलते। गिफ्ट निफ्टी 25,150 के पास है, हरे निशान में हो गई वापसी, एक अच्छा संकेत बाजार के लिए। और एक अच्छा संकेत यह भी है कि FIs की जो बिकवाली है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है और कल का जो आंकड़ा है क्वांटम बेहद छोटा, 300 करोड़ रुपए की बस सेलिंग की है FIs ने। हालांकि 10वें दिन आंकड़ों में आपको बिकवाली का फिगर जरूर दिखाई देगा। DIs लगातार बुलिश है भारतीय बाजार पर। कल 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बाइंग की है DIs ने। तो जो कल की तेजी बाजार की आई है उसमें DIs का समर्थन ज्यादा मिला है। आज हम देखेंगे कि रिलायंस का शेयर और भारतीय एयरटेल का शेयर, ये दोनों फोकस में रहेंगे क्योंकि इनके सब्सक्राइबर बड़े हैं। जियो ने करीब 19.5 लाख सब्सक्राइबर जोड़े हैं और एयरटेल ने जोड़े हैं करीब 5 लाख सब्सक्राइबर। तो कुछ ये खबरों के दम पर ये शेयर फोकस में रहने वाले हैं। कुछ बिजनेस अपडेट्स भी आए हैं, उनकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन LG इलेक्ट्रॉनिक्स करीब 11,500 करोड़ रुपए के आसपास का IPO है। IPO आज ये खुलने जा रहा है। टाटा कैपिटल 39% पहले दिन भर गया है। 15,500 करोड़ रुपए का टाटा कैपिटल का IPO। इस पूरे हफ्ते की बात करें तो करीब 30,000 करोड़ रुपए के IPO खुलने वाले हैं और आज V-Works के IPO का होगा, जो 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का IPO है, उसका है आखिरी दिन। तो प्राइमरी मार्केट भी गुलजार है और सेकेंडरी मार्केट में भी हम रिन्यूड इंटरेस्ट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की तरफ से देख रहे हैं और इसी के चलते बाजार में लगातार जोश है। चलिए, तो यहाँ पर अहम ट्रिगर्स तो हमने जान लिए हैं, लेकिन अब थोड़ी सी चर्चा को शुरुआत करते हैं और शुरुआत यूएस के बाजारों के सेशन के साथ करते हैं बीती रात, और साथ ही जो एशिया से हमें मिक्स संकेत मिल रहे हैं उस पर भी हम जाएंगे। तो अभिषेक, सबसे पहले अमेरिकी बाजारों में दमखम कायम है और AMD के चलते हमने देखा कि अच्छी खासी तेजी और एक बुलिश मोमेंटम जो है वो बरकरार यहाँ पर देखा गया है। लगभग 7वां सेशन जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार नैस्डैक हो और S&P 500 हो, यहाँ पर तेजी पर ही बंद हुए हैं और शटडाउन को लेकर जितनी भी अनिश्चितताएं हैं उसको झटकता हुआ बाजार जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक, कविता, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, देखिए कल अमेरिका में पूरा की पूरा जो फोकस था ना वो AMD के शेयर पर था और AMD में कल जो तेजी बनी है वो कमाल की रही है। एक ही दिन में $80 बिलियन अपने मार्केट कैप ने AMD ने जोड़ लिए। AI सेमीकंडक्टर वाली ये कंपनी है। एनवीडिया से हालांकि काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन हाल फिलहाल हमने देखा है कि
कुछ कुछ चीज़ों में compete करने की कोशिश कर रही है। आप ये स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रही हैं और जो रेड बॉक्स में आपको जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कॉल के प्राइसेस के। 2000%, 3000%, 4000% ये एमडी की कॉल्स में रफ्तार आई है और ये सारी की सारी पोजीशन बनी थी कब? शुक्रवार को। तो बाजार को कहने कि इस डील का अंदाजा लग गया था और ये पता चल गया था कि शेयर में तूफानी रफ्तार आने वाली है। और कल के सत्र में जब भी जो ही शेयर खुला 34% इंट्राडे ऊपर ये शेयर था। और अप्रैल के अगर आप निचले स्तर से देखेंगे तो ये शेयर हो गया है करीब करीब 3 गुना। तो जो सेमीकंडक्टर वाली जो थियरी है, जो ये स्टोरी है, ये बड़ी लाजवाब है। बार्कलीज ने जो इसका टारगेट है उसको बढ़ाकर कर दिया है $300 प्रति शेयर का। और ओपन एआई के साथ ये जो डील है इसे अगर मिला लें तो कंपनी को करीब करीब $100 बिलियन के आय की उम्मीद है। तो कितना बड़ा बाजार है चिप्स का, ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जस्ट फॉर द फैक्ट ये एक बड़ी इवेंट रही है अमेरिकी बाजारों में, इसके चलते इसका चर्चा करना थोड़ा जरूरी था। अमेरिकी बाजारों की अगर हम चाल की बात करें कविता, तो हम लगातार वहां पर तेजी का सिलसिला जारी है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। नेस्डेक और S&P 500 कल भी रिकॉर्ड बना है। डाउ जोन्स में 6 दिनों की लगातार जो तेजी थी, जो लगातार रिकॉर्ड बना था डाउ जोन्स, कल उस पर ब्रेक हमने लगते हुए देखा। हालांकि लोअर लेवल से इंट्राडे में स्ट्रेंथ आई, करीब 350 अंकों के आसपास की रिकवरी हमने देखी है। शटडाउन चल रहा है अमेरिका में और हालांकि शटडाउन से बाजार डीकपल्ड होते हैं और ये लेवल्स में दिख भी रहा है, लेकिन इकोनॉमी को लेकर थोड़ी सी अनिश्चितता जरूर है। और स्पेशली अगर हम आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो उसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है कि फिर ये संकेतों को कैसे हम रीड करेंगे। वैसे इस महीने के अंत में यूएस फेड की बैठक होने वाली है, पॉलिसी आने वाली है और उम्मीद यह है कि 0.25% रेट कट वहां पर आएगा और दिसंबर की पॉलिसी में भी दरें घटने की उम्मीद है। उसके पहले जेरोम पावेल का संबोधन है परसों, यानी कि गुरुवार को, और उससे भी काफी चीजें क्लियर होती नजर आएंगी। एशियाई बाजारों की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि हांगकांग के बाजार, चीन के बाजार, कोरिया के बाजार, ये सारे बाजार बंद हैं। लेकिन निक्केई लगातार दौड़ रहा है क्योंकि जापान में सत्ताधारी पार्टी ने सनाई ताकाइशी, जो कि पहले प्रधानमंत्री होंगी, उनको अपना नेता चुना था। उसके बाद हमने कल के सत्र में गजब की रफ्तार देखी थी। 2000 पॉइंट निक्केई चढ़ गया था, करीब 4% के आसपास की तेजी थी क्योंकि ये प्रो स्टिमुलस है, प्रो ग्रोथ है। उसके बाद हमने देखा कि येन भी वीक हुआ, येन में 2% के आसपास की कमजोरी आई। तो येन की जो कमजोरी होती है उसको जापानीज मार्केट के लिए एक अच्छे संकेत के तौर पर देखा जाता है और वो हमने होते हुए देखा है। अन्य संकेतों की बात करें, सोना लगातार चमक रहा है। भाव अब $4000 प्रति औंस के हो गए हैं कॉमिक्स पर, फ्यूचर की प्राइसेस हैं और अभी भी उसके आसपास ही टिके हुए हैं सोने के प्राइसेस। तो अमेरिका में जो शटडाउन है और उसके बाद जो दरें घटने की उम्मीद है, इन दो चीजों से सोने की कीमतों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कविता। पहले हम ऐसे नहीं देखते थे कि गोल्ड भी रिकॉर्ड बना रहे हो और इक्विटी मार्केट भी रिकॉर्ड बना रहे हो, बट ये सिनेरियो, ये फैक्ट है, ये हकीकत है, ये हम होते हुए देख रहे हैं। क्रूड की बात करें, लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी जरूर आ रही है कि भाव अभी भी $65 प्रति बैरल के आसपास है। और अगर अब दूसरे संकेतों की बात कर लें, डॉलर इंडेक्स या फिर बॉन्ड यील्ड अमेरिका में, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं। 4.16% पर 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है और डॉलर इंडेक्स 98 के थोड़ा सा ऊपर आके हम देखने की कारोबार कर रहा है। लेकिन अपना संकेत जिसको हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं और हमारे लिए बेंचमार्क है, हालांकि ये फ्यूचर्स के लेवल होते हैं गिफ्ट निफ्टी के, ये आप ध्यान रखिएगा, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है ये गिफ्ट निफ्टी। लेकिन थोड़ी देर पहले लाल निशान में था, अब हरे निशान में आके कारोबार कर रहा है। 25,200 के आसपास के लेवल आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये फ्यूचर्स का है और ये इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय बाजार में आज फिर से तेजी का सिलसिला को हो सकता है कि जारी रहते हुए देखें। आज चौथे सत्र में निफ्टी में आप तेजी की तैयारी कर लीजिए। थोड़ी सी वोलेटिलिटी होगी, एक्सपायरी का दिन भी है और 20 DMA के आसपास थोड़ा सा हम देखते हैं कि बाजार एक रुकता है, थोड़ा सा वहां पर बिकवाली का कई बार प्रेशर हम देखते हैं कि आज का सत्र कैसा होता है। अदरवाइज बाजार के लिए जो तमाम संकेत हैं जो ग्लोबल, वो निश्चित तौर पर अच्छे साइड पर दिखाई दे रहे हैं। राइट, चलिए लेकिन अब थोड़ा सा FIDIs की ओर भी हम एक ट्रेंड जानने की कोशिश करते हैं अभिषेक। और लगातार खरीदारी के बहुत अच्छे नंबर्स आते हुए घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से, DIS की तरफ से लगभग 5000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा हमने देखा खरीदारी का, यहाँ पर भी आया हुआ है। और FIIs के बिकवाली का आंकड़ा आया है, हालांकि कम है नंबर्स में, 313 करोड़ बाकी दिनों के मुकाबले। और ये बिकवाली में कमी हमें आती भी ज़रूर दिखाई
दे रही है, लेकिन उसके एवज में अगर हम खरीदारी देखें घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से तो वहां पर एक बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो क्या बहुत जल्दी हमें एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत इसको मानना चाहिए जो बिकवाली के नंबर्स कम होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं? कविता, देखिए बिकवाली के नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चिंता की बात यह है ना कि ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स भी रिड्यूस हो रहे हो एफआईज की तरफ से। अगर मैं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूं तो कल के सत्र में भी इंडेक्स में जो शॉर्ट की जो पोजीशन थी ना, 9,500 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईज ने जोड़े हैं। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि आप थोड़ा सा निराश इस चीज को लेके हो सकते हैं। अदरवाइज ये जो कैश में जो सेलिंग की फिगर है ये लगातार कम हो रही है, और हमने देखा है कि पिछले कल को अगर हम छोड़ भी दें तो उसके पहले के जो 2 सत्र थे करीब करीब 1,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई थी एफआईज की, और बाजार ने क्या बढ़िया मोमेंटम दिखाया था। और अच्छी चीज ये है कि डे हाई पर जाकर बाजार क्लोज दे रहा है। पिछले 3 सत्र में हमने ये ट्रेंड होते हुए देखा है जब निफ्टी ने रफ्तार ये पकड़ी है। तो उम्मीद करके तो चलेंगे कि एफआईज की जो ये सेलिंग लग रही है शायद ये लास्ट लेग में हो। देखिए कल की जो तेजी हो रही थी बाजार में, कल बैंकिंग चल रहे थे, फाइनेंशियल चल रहे थे, कल आईटी में हम तेजी देख रहे थे, और एफआईज का जो ज्यादातर पैसा आता है इन्हीं में आता है। तो कल मुझे तो उम्मीद थी कि मैं ये सेल फिगर के लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैं ये सेल फिगर के लिए प्रिपेयर नहीं था। मुझे लग रहा था कि आज बाइंग का फिगर हम एफआईज की तरफ से देखेंगे, लेकिन ये है कि ठीक है 300 करोड़ रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डीआईज की तरफ से लगातार मोमेंटम कायम है। और कल के सत्र में फिर से 5,000 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईज ने की है। तो डीआईज का जो भरोसा है वो भारतीय बाजारों पर लगातार कायम है। आप देखिए अगस्त 2023 से अब तक डीआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं। मंथली बेसिस पर नेट कैश में इनकी बाइंग है तो 24-25 महीने के आसपास का समय हो गया है। डीआईज हथियार डालने को तैयार नहीं है, और डीआईज को सैल्यूट हमें करना चाहिए। हमारे जो घरेलू फंड्स हैं जिन्होंने भारतीय इकोनॉमी पर, भारतीय बाजार पर अपना कन्विक्शन लगातार जताया है, और हमारे आपके पैसे को भारतीय बाजारों में डिप्लॉय किया है हमारे फंड मैनेजर्स ने। और इसी के चलते बाजार को हम देख रहे हैं कि तमाम चीजें नहीं है, ग्लोबल हेडविंड्स भी रहे हैं, टैरिफ को लेकर इतने बड़े बड़े शॉक भारतीय बाजारों के लिए आए, ट्रंप की तरफ से काफी ज्यादा परेशान करने वाले स्टेटमेंट्स भी आए। बावजूद उसके ऐसा नहीं कि हम बहुत कोई नीचे हैं। अगर आप देखेंगे तो 26,277 ये है हमारा 52 वीक का हाई। अगर हम जो सितंबर 2024 को ही बना था वहां से बहुत दूर नहीं है, तो इसको आप जीत ही मानिए। अब ये फाइज अगर लौट आते हैं तो ये कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो लॉन्ग होल्डिंग है अभी भी वो 7% के आसपास ही है, थोड़ी सी बड़ी है 7% के आसपास है। हालांकि शॉर्ट्स काफी ज्यादा हैं, 93% के आसपास के शॉर्ट्स हैं। डीआईज 70% लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर्स में 30% के आसपास शॉर्ट है। तो डीआईज की बदौलत बाजार ने अपनी जो रौनक है उसको कायम रखा है। एफआईज भी ऐसा लग रहा है कि वापसी करने के लिए तैयार हैं, और ये 300 करोड़ रुपए की देखिए जो सेलिंग होती है ना, हम कह सकते हैं आंकड़ों में स्क्रीन पर तो दिखेगा आपको लाल निशान, अदरवाइज ये कुछ होता नहीं है। क्वांटम ये बहुत छोटा है एफआईज के लिहाज से, और उम्मीद करके चलेंगे कि अगर बाजार अपनी तेजी को टिका के रखने में कामयाब हो जाता है, अगर कोई डिस्टर्बिंग न्यूज नहीं आती है बाजार के लिए, जिसके आसार बहुत कम है, क्योंकि अब तो अगला जो ट्रिगर है भारतीय बाजार के लिए वो है टीसीएस के नतीजों की, जो कि परसों बाजार बंद होने के बाद आएंगे, यानी कि 9 अक्टूबर को। और उसके पहले हमने देखा कि यहां पर आईटी शेयर में मोमेंटम दिख रहा है। तो अगर ये कंटिन्यू होता है तो हो सकता है कि आप जल्दी एफआईज की तरफ से ये टेबल टर्न होते हुए देखेंगे, और एफआईज जो अभी लाल निशान में जो खड़े हैं हरे निशान में वापसी करने के लिए तैयारी हो गई है। संकेत ऐसे दिख रहे हैं, देखते हैं कि आंकड़ों में तब्दीली कब होता है। अदरवाइज कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात है नहीं। ऑलराइट, लेकिन अब यहाँ पर बाजार के आज के सेटअप में और निफ्टी को लेकर भी चाल समझनी बहुत ज़रूरी है। कल का सेशन काफ़ी बेहतरीन, और अभिषेक हम कामयाब रहे 25,100 के ऊपर टिके रहने में। अगला रेजिस्टेंस अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स और तमाम टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक 25,200 के आसपास एक आता हुआ हमें दिखाई देगा। हालांकि इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी हम देख रहे हैं कि 24,900 के आसपास बाजार के लिए है। बट हैविंग सेड दैट, आज एक्सपायरी भी है निफ्टी की, और ऐसे में उतार चढ़ाव अब देखना पड़ेगा बाजार में किस तरह से पैन आउट होता है। बट ओवरऑल काफी क्रूशियल बाजार के लिए 25,100 के ऊपर बने रहना। डेफिनेटली कविता, देखिए 25,200 इनफैक्ट मैं कहूंगा कि बाजार के लिए जो अगला पड़ाव होगा, क्योंकि
जो ऑप्शन बिल्डअप की जो आंकड़े जो संकेत दे रहे हैं वो 25,200 में कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हम अच्छे रफ्तार से 25,000 के ऊपर आए हैं। कल 25,100 के ऊपर ब्रीफली कल निफ्टी निकला भी था और क्लोजिंग कल की शानदार रही है। आज सेटअप बढ़िया है ग्लोबल मार्केट से, या फिर अगर हम ये कहें कि कल की क्लोजिंग से गिफ्ट निफ्टी भी हरे निशान में धीरे धीरे करके अपनी तेजी को बढ़ा रहा है। बैंकिंग फाइनेंशियल चले, आईटी चला, तो सेटअप कुल मिला जुला के ठीक है। एक दो चीजें हैं जो मैं नोटिस करवाना चाहूंगा निफ्टी की स्ट्रेटजी से पहले, वो ये कि आप ध्यान रखिए कि लिक्विडिटी के फ्रंट पर ना थोड़ी सी चैलेंज इन आईपीओ के चलते हैं, क्योंकि अगर हम इस पूरे साल की बात करें तो करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की आईपीओ आते हैं। तो होता क्या है ना कि शॉर्ट टर्म में उससे थोड़ी सी लिक्विडिटी सक होती है, क्योंकि पैसे आपके लॉक हो जाते हैं। जो पैसे बाजार में जाने चाहिए वो पैसे फिर आईपीओ में चले जाते हैं। और दूसरी चीज होती क्या है कि रिटेल या फिर जो संस्थागत निवेशक हैं वो भी अपने पोर्टफोलियो से पैसे निकाल के आईपीओ में डिप्लॉय करते हैं। तो इस हफ्ते ये 30,000 करोड़ रुपए के आसपास के आईपीओ हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, वीवर्क्स हो गया, एक दो का आईपीओ और है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। मतलब चिंता मतलब कि बाजार के लिहाज से अगर आप देखेंगे, अदरवाइज तो ये अच्छा है कि आईपीओ आ रहे हैं। अगर आईपीओ आने का मतलब ये है कि भारतीय बाजार को लेकर, भारतीय इकोनॉमी को लेकर जो कंपनीज हैं उनका भरोसा कायम है। और फिर हम देख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन के फिगर वगैरह भी ठीक ठाक आ रहे हैं। सोने में जो तेजी है वो जारी है कविता, और कल हमने देखा था कि 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव निकल गए हैं। एमसीएक्स पर कॉमिक्स की बात करें $4,000 प्रति आउंस के आसपास के भाव हैं। तो ये एक चीज जरूर है, ये इसको नोटिस करना चाहिए, क्योंकि मतलब उससे पैसे निकल नहीं रहे हैं सोने से। ऐसा नहीं कि सोने में कोई प्रॉफिट टेकिंग आ रही हो, वो लगातार अपने ग्राउंड्स को होल्ड किए हुए हैं। तो इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव आप कह सकते हैं कि अगर गोल्ड में पैसे नहीं जाते, अगर सेफर एसेट्स में, तो थोड़ा सा वो इक्विटीज में आते उस लिहाज से। लेकिन अगर हम आज की अगर बात करें तो 25,000 के ऊपर निकलकर क्लोजिंग देना बहुत ही शानदार। कल हमने ये मोमेंटम देखा है बाजार में, अच्छी चीज रही। पूरी की पूरी तेजी जो है वो स्क्रीन पर बनी है, सभी को हिस्सा लेने का मौका मिला। 20 डीएमए का जो लेवल है वो है 25,007। 20 डीएमए का लेवल में इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इस लेवल के आसपास कई बार हम बाजार में देखते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती है। हो सकता है कि आज, अब चूंकि वीकली एक्सपायरी है तो बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल है, थोड़ा सा रिट्रेस हो, लेकिन आपको मन हल्का नहीं करना है। आपको बाजार को लेकर अपनी जो मुस्तैदी है उसको बरकरार रखनी है, क्योंकि बाजार में कोई ऐसे गिरावट या कोई प्रेशर के कोई संकेत कोई ऐसे दूर दूर तक दिखाई फिलहाल नहीं दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं। 25,000 से 24,900 के रेंज में अच्छा सपोर्ट है। 25,200 ये रेजिस्टेंस का लेवल है। मेरा मानना है कि निफ्टी में अगर आपको 24,950 या फिर 25,050 के बीच का अगर लेवल दिखे तो आप निश्चित तौर पर आप बाइंग कीजिए। ये बाय ऑन डिप्स का बाजार है। सभी क्रूशियल जो डीएमए थे उनके जाकर निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों कारोबार कर रहे हैं, तो पैसा आपका बनेगा। बाय ऑन डिप्स कीजिए। अगले 2 से 3 दिन हम कहेंगे कि पूरा ये हफ्ता ये तेजी का मोमेंटम मुझे लगता है कि बाजार इसको कैरी करेगा, बशर्ते कोई डिस्टर्बिंग न्यूज, कोई एक्सटर्नल फैक्टर टैरिफ के फ्रंट पर ना आए। देखिए, टैरिफ वाला एक हैंगओवर है कविता, ऐसा नहीं कि वो दूर चला गया है, वो है। अगर क्योंकि कल हम बता रहे थे कि विदेश मंत्री हमारे डॉक्टर एस जयशंकर, उनका बयान आया था कि बातचीत चल रही है लेकिन अभी कोई सहमति बनी नहीं है। तो ये एक चीज है ना कि जो ग्लोबल निवेशकों के मन में भी चीज होगी कि इसको लेकर कब समाधान इसका निकलता है। टैरिफ ये 50% से घटकर 25% और फिर कब 25% के और नीचे आता है, तब तक ये अनिश्चितता रहेगी। लेकिन अनिश्चितता के बीच में शॉर्ट टर्म में बाजार अपने ऊपर के मूव्स फिलहाल दिखा रहा है, आप उसको एंजॉय कीजिए। अभी शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट की पोजीशन है भी अगर, तो मुझे लगता है कि कल ही आपको काट लेनी चाहिए थी, या फिर अगर आपको जैसे जैसे मौका मिले आप उसे निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाजार का स्ट्रक्चर अच्छा है। निवेशकों की बात करें तो निवेशकों के लिए तो ठीक है माहौल, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ट्रेडर के लिए सलाह यह है कि बाय ऑन डिप्स कीजिए। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो भी मौके हैं। अगर यहां से 25,000 के आसपास अगर निफ्टी आज मिलता है तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स के लिए जरूर बनेगी। और हो सकता है कि आज निफ्टी अटेम्प्ट करें 25,150 से 25,200 के रेंज में जाने के लिए। वहां पर एक छोटा सा हर्डल है, उसके आगे की बातचीत हम आगे करेंगे।
बिल्कुल, लेकिन इस बीच हमने देखा गिफ्ट निफ्टी 25,200 को भी छूता हुआ और हरे निशान में अब मोमेंटम जो है हम देख रहे हैं 25,198 से लेकर 25,200 के बीच में लगातार गिफ्ट निफ्टी ट्रेड भी कर रहा है। तो उम्मीद यहाँ पर अब यही हमें कर लेनी चाहिए कि ये मोमेंटम जो है 25,150 से लेके 200 के बीच में हम घूमता हुआ देखेंगे। लेकिन अब बैंक निफ्टी यहाँ पर निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा दम दिखा रहा है और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो Q2 अपडेट्स आ रही है, कम से कम कल के सेशन में तो हमने देखा ओवरऑल BFSI स्पेस में ही काफ़ी जोश था अभिषेक, लेकिन प्राइवेट बैंक्स क्लियरली लीड करते हुए, NBFCs क्लियरली लीड करते हुए और अब जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ है 26,100 और इसके भी आगे जाने की तैयारी लगता है बैंक निफ्टी भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक बढ़िया हम तेजी देख रहे हैं कविता, और अगर हम 5 दिनों की बात करें तो 5 दिन में करीब 3% के आसपास की रफ्तार बन चुकी है निफ्टी बैंक में। रिकॉर्ड जो हाइज हैं अब वहां से रफली करीब 2.5 से पौने 3% के आसपास की दूरी रह गई है और निफ्टी बैंक हमने देखा कि निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा मजबूत रहा है और हाल फिलहाल भी जो बैंकिंग की जो अपडेट्स आए हैं वो अच्छे आए हैं और उसने सपोर्ट करने काम किया। कल हमने देखा कि HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इन तीनों ने बाजार को अच्छा सपोर्ट देने का काम किया है। एक अच्छी चीज मैं थोड़ी सी दूर की सोच रहा हूं कविता, क्योंकि देखिए FIs अगर शॉर्ट कवरिंग पर अगर आते हैं, क्योंकि अगर आप फरवरी के बाद देखेंगे तो सबसे ज्यादा उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये एक फैक्ट है और इस चीज को लेकर थोड़ी सी मेरे मन में चिंता है और थोड़ा उत्साह भी है कि अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो निश्चित तौर पर ये बैंकिंग में और IT में आप मोमेंटम को और बढ़ते हुए देखेंगे और इसलिए मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक अपने गेंस को सरेंडर करेगा नहीं। 55,800 जो कि बहुत ही नजदीक का ये स्टॉप लॉस है, सिर्फ 300 पॉइंट नीचे का मैं आज के लिए स्टॉप लॉस दे रहा हूं, सपोर्ट के तौर पर ये काम करेगा। और रेजिस्टेंस की बात करें जो आप टारगेट भी मान सकते हैं वो होगा 56,500 पर, थोड़ा सा ये दूर है, लेकिन मोमेंटम को देखते हुए मुझे लगता है कि ये लेवल बिल्कुल ठीक है। गिरावट अगर निफ्टी बैंक में आती है ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत, अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है तो 55,800 के आसपास एक खरीदारी का मौका बाजार में निश्चित तौर पर बन जाएगा और क्लियरली निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक ज्यादा मजबूत है। हम देखेंगे आज नजर यह रहेगी कि क्या ICICI बैंक भी तेजी में पार्टिसिपेट आज करता है या फिर नहीं। अगर प्रॉफिट टेकिंग आई तो भी घबराइएगा नहीं, अपने आप तेजी के पोजीशन को होल्ड कीजिए। 56,800 के नीचे जाए तो फिर थोड़ा बहुत आप हल्का कीजिए पोजीशन को, अदरवाइज कोई चिंता की बात नहीं है। निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों क्लियरली ये बाय ऑन डिप्स हैं और जो संकेत हैं इंक्लूडिंग में FIs बोलूंगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काफी ज्यादा हैं और लॉन्ग होल्डिंग सिर्फ 7% के इंडेक्स फ्यूचर्स में, फिर भी मुझे लगता है कि ये चीजें अब बदल रही हैं और धीरे धीरे करके जो बिकवाली का आंकड़ा कम हुआ है ये बाजार को उत्साह देने का काम कर रहा है। आगे अर्निंग्स पर नजर रहने वाली है और अर्निंग्स से पहले हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में ये IT वाले काउंटर्स आपके रडार पर होने चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स करना है और बाजार का मोमेंटम ठीक है। आज आप तैयार हो जाइए, निफ्टी चौका लगाने के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहा है। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर अब हमारे एक्सपर्ट्स का भी जुड़ना शुरू हो चुका है और उनसे जुड़ते हैं और उनके अब ट्रेडिंग कॉल्स देने का समय भी हो गया है। रत्नेश गोयल और गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप दोनों का ही पावर ट्रेड में। और चलिए रत्नेश, सबसे पहले आपसे एक बाजार का सेटअप समझ लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी अच्छे संकेत दे रहा है और ऑलमोस्ट 25,198 से लेके 25,200 के बीच हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी अब यहाँ पे स्विंग कर रहा है। मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। बिल्कुल आप देखेंगे तो बाजार में काफी एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। बाजार ने अपने सभी की एवरेज यहाँ पे 100 या 50 डे या शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है और वॉल्यूम भी हमको अच्छा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है सेटअप जो बना है बिल्कुल अच्छा बनाओ। कल का जो सेशन था वो काफी अच्छा सेशन था। इसमें जो भी एक जो तेजी हुई है वो काफी एक अच्छी एक सस्टेनेबल तेजी है। तो डिस्पाइट के जो FIs के आंकड़े थे डे बिफोर यस्टरडे के वो काफी
वो सेलिंग के आंकड़े थे, उसके बावजूद भी हमको एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिली। तो बाजार में अब ऐसा लगता है कि यहाँ से जो तेजी मोमेंटम बना है थोड़ा-सा एक जारी रह सकता है। यहाँ पे अगर निफ्टी फ्यूचर की बात करूँ तो 25,200 25,250 एक थोड़ा-सा सप्लाई ज़ोन है। अगर इसके ऊपर निकलते तो हम कहीं न कहीं वापस से 25,480 25,500 के लेवल को देखने को मिल जाएँगे। तो बिल्कुल बाजार में बाय एंड डिप्स की रणनीति पे रहना चाहिए और एक 25,100 25,050 से काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा, यहाँ पे खरीदारी करें। और बैंक निफ्टी को तो जैसे कंटिन्यू हम बात कर ही रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। कल के सत्र में गैप अप ओपन था, इसको कंटिन्यू उसने रखा है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा भरोसेमंद दिख रही है, इसमें बड़ा एक ब्रेकआउट यहाँ पे ऐसा लगता है कि आ सकता है बहुत ही जल्दी यहाँ पे। यहाँ पे 56,300 56,350 ये बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल है। अगर हमको यहाँ इसके ऊपर निकलते हुए दिखता है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं तेजी कंटिन्यू रहेगी, जो कि 57,000 तक के लिए लेके जा सकती है। तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे 2 बाय कॉल है आज के सत्र में। सबसे पहले बीएससी में एक अच्छा रिवर्सल कल के सत्र में हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पे 2190 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 2270 रुपए के टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मेरा ऑल टाइम फेवरेट 40, इसको मैं कई बार रिकमेंड आपके साथ में कर चुका हूँ। तो 1025 रुपए के स्टॉप लॉस से 1095 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। एब्सोल्युटली इनफैक्ट कल के सत्र में ये एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस थी और उसमें बीएससी लिमिटेड में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नज़र आई थी। और एक्सचेंज एंसिलरी के साथ साथ डिफेंस का खेमा भी है जो कि आज फोकस रेडार पर रहेगा। बीएससी लिमिटेड पहला ट्रेडिंग आइडिया रत्नेश गोयल की तरफ से और साथ ही फोर्टिस हेल्थ केयर पर भी नाम राय दे रहे हैं रत्नेश। उनकी तरफ से टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर। लेकिन गौरव भी हमारे साथ, गौरव शर्मा। गुड मॉर्निंग गौरव, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। रत्नेश का ये मानना है कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नजर आएगी और कल के सत्र में हमने देखा भी बेंचमार्क्स में अच्छा खासा एक्शन था। आज के सत्र के लिए आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडिया, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस, बाजार पर रणनीति क्या होगी? Good morning. Thanks for having me on the show. Good morning to the panelists and to the viewers. रत्नेश जी से बिल्कुल सहमत हूं मैं दैट बाजार के अंदर की तेजी का कैटलिस्ट बैंकेक्स रहा है। पीएसयू बैंक ने एक स्टेलर परफॉर्मेंस पिछले कुछ सप्ताह में ऑलरेडी दिखा दी थी और अब ज्वाइन किया है पिछले 1-2 सेशन से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने भी। आईसीआईसीआई बैंक में भी परफॉर्मेंस आनी बाकी है। एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस बैंक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं। छोटे नामों की बात करें तो उनके अंदर भी कुछ बाइंग स्पर्ट नजर आ रहा है। निफ्टी इंडेक्स के अगर लेवल्स की मैं बात करूं तो कल एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ। बाजार एक में अंदर बाइंग आई और बाइंग के साथ साथ बाजार एक साइकोलॉजिकल जो 25,000 का आंकड़ा है उसके ऊपर जाके बंद हुआ। 25,050 का भी जो रेजिस्टेंस सप्लाई जोन बन रहा था उसके ऊपर भी सस्टेन कर पाया बाजार ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। गोइंग फॉरवर्ड मुझे एक्सपेक्टेड है यहाँ से 25,150 और 25,250 ये 2 टारगेट्स मैं नियर टर्म के लेके चल रहा हूँ। मेरे हिसाब से कोई भी डिप अगर बाजार में आता है, चाहे वो ओपनिंग नोट में मिले या मिडिल और लेटर ऑफ द सेशन में मिले, तो उसको बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ चलना चाहिए। 125 150 और वो सरपास होता है तो 250 के टारगेट्स के लिए। अब अगर मैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच की बात करूं तो पहला शेयर तो वही था जो रत्नेश जी ने ऑलरेडी शेयर कर ही दिया है, बीएससी, तो उसके लेवल्स देने का कोई पॉइंट नहीं है। दूसरा शेयर मेरे रेडार में जो है दैट इज बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक है। जैसे मैंने बताया छोटे प्राइवेट बैंक्स में भी मूव आ रहा है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ बाय की सलाह रहेगी। 71 रुपए के अराउंड की कल की क्लोजिंग हुई थी, तो ओपनिंग नोट पे उसको बाय कर सकते हैं। 69 रुपीज का स्टॉप और 75 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं इस वीकेंड तक। ठीक है, तो ये बीएससी को लेकर हमारे दोनों के दोनों एक्सपर्ट बुलिश हैं और लेवल आपकी स्क्रीन पर 2,500 रुपए के टारगेट हैं गौरव जी के। और हमने देखा था कि बीएससी का शेयर 2100 रुपए के नीचे गया था। 2100 रुपए के नीचे जाने के बाद उसने एक रिवर्सल दिया, हालांकि फिर से दूसरी बार गोता लगाया था और ये दूसरी बार ये शेयर ऊपर आ रहा है 2100 रुपये वाले लेवल को छोड़ के। और कल 6% के आसपास की ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी। तो 2,500 रुपये के जो भाव हैं वो आपको आते हुए दिख सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स इसको लेकर बुलिश हैं। और गौरव जी की तरफ से जो दूसरा शेयर है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। इसके लिए जो टारगेट होगा वो होगा 75 रुपये का। और ये जो स्ट्रेटजी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की,
ये 3 से 5 दिन के लिए है और बीएसई का जो टारगेट है 2,500 रुपये का वो है 1 से 2 हफ्ते का। ये आप ज़रूर अपने ध्यान में रख के चलिए। रत्नेश जी की हो सकता है कि जो टारगेट है ना आज के लिए हो सकता है कि आपके काम आए, क्योंकि टारगेट है 2,270 रुपये के रत्नेश की। स्टॉप लॉस 2190 का और फोर्टिस को भी खरीदने की सलाह दी, क्योंकि हमने देखा कि कल ये एक्सचेंज और कैपिटल मार्केट वाले शेयर और हॉस्पिटल वाले शेयर, ये जो थीम थी काफ़ी ज़्यादा बजिंग थी और उन्हीं में से आज फिर से हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके लिए शेयर चुने हैं। फोर्टिस के लिए टारगेट 1,095 रुपये का, 1,025 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये ट्रेडिंग कॉल्स हमारे एक्सपर्ट की तरफ से, 2 एक्सपर्ट 3 शेयर, लेकिन एक शेयर पर कन्विक्शन है डबल। आज खबरों के दम पर बाजार में एक्शन आपको और कहां पर देखने को मिलेगा, जरा ये समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आशीषा अधवरी जुड़ गई हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कहां हम एक्शन देखेंगे? गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले ऑपरेशनल अपडेट से ही शुरुआत करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं। डिपॉजिट्स में करीब 10% का ग्रोथ कंपनी ने सालाना आधार पर रिपोर्ट किया है और एडवांसेस में भी 14% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। तो काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स बैंक ऑफ इंडिया से निकल कर आए हैं। इसके अलावा बात करते हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ करीब 23% का कंपनी ने रिपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेकेंड क्वार्टर में। और इसके अलावा सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो B2B रेवेन्यू करीब 34% का और B2C रेवेन्यू ग्रोथ 16% का कंपनी ने YOY बेसिस पर रिपोर्ट किया। तो काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर से आए हैं। याद रखिए कल पूरा सेक्टर बजिंग था। कल 4% की तेज़ी के साथ स्टॉक बंद हुआ था और आज भी यहाँ से पॉजिटिव खबर ही निकल कर आई है। तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। इसके अलावा बात करते हैं टेलीकॉम स्टॉक्स की, जहाँ पर सब्सक्राइबर डेटा आया है, एडिशन डेटा अगस्त के महीने का, जहां पर वोडाफोन आइडिया ने करीब 3 लाख सब्सक्राइबर्स गंवाए हैं। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड भारतीय एयरटेल और जियो की बात करें तो उन्होंने सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं। तो पॉजिटिव खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल के लिए, लेकिन नेगेटिव खबर वोडाफोन आइडिया के लिए निकल कर आई है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस चेन्नई में एक प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कंपनी ने साइन किया है और 1,000 करोड़ का ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। दिलीप बिल्डकॉन, यहाँ पर भी कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। मध्य प्रदेश जल निगम से 25 साल का ये ऑर्डर विन होगा और 2.09 रुपीज़ पर यूनिट के कंसिडरेशन पर यह ऑर्डर कंपनी को मिला है। तो ऑर्डर विन्स और नए ऑर्डर्स मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, जिसके चलते यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। इसके अलावा आईटी सेक्टर में याद रखें कल के सत्र में भी अच्छी खासी तेज़ी दिखी थी और आज भी कुछ पॉजिटिव खबरें निकल कर आई है। सबसे पहले बात करते हैं LTI माइंट्री की। कंपनी ने ग्लोबल एंटरटेनमेंट लीडर के साथ मल्टी ईयर डील साइन की है। इसके अलावा HCL टेक ने MIT मीडिया लैब के साथ नेक्स्ट जेन AI रिसर्च के लिए कोलैबोरेशन किया है। तो LTI माइंट्री और HCL टेक दोनों ही कंपनियों से पॉजिटिव खबर आज सुबह निकल कर आई है। इसके अलावा बात करते हैं महानगर गैस और ऑयल इंडिया की। दोनों ही कंपनियों ने MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है LNG वैल्यू चेन को डेवलप करने के लिए। तो पॉजिटिव खबर यहाँ से निकल कर आई है। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल, याद रखें कल बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, फ्लिपकार्ट ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी और आज बायर्स की डिटेल्स निकल कर आई है। अमानसा होल्डिंग्स, आदित्य बिरला सन लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, मॉर्गन स्टैनली जैसे कई सारे बायर्स हैं। तो बड़ी ब्लॉक डील थी और आज भी ये स्टॉक इस खबर के दम पर फोकस में रहेगा। लास्ट में बात करते हैं जाइडस लाइफ साइंसेज की। कंपनी को हेल्थ कैनेडा से हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए अप्रूवल मिली है ड्रग लॉन्च के लिए। कनाडा में ये ड्रग लॉन्च किया जाएगा। तो पॉजिटिव खबर। फार्मा सेक्टर जैसे मैंने बताया कल भी फोकस में था। पूरा हेल्थ केयर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आज के सत्र में भी स्टॉक में और सेक्टर में एक्शन दिखेगा। लूट लिया आशीषा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी खबरें अपडेट्स हमें बताने के लिए। फार्मा सेक्टर कल फोकस में था, आज भी फोकस में रहेगा। फार्मा के साथ साथ निफ्टी फिनेंस इंडेक्स में भी अच्छा खासा एक्शन हमने देखा। टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स और साथ साथ आईटी सेक्टर का भी कमबैक और नतीजों के सीजन से ठीक पहले आईटी सेक्टर में जिस तरह का मोमेंटम है, क्या ये मोमेंटम जारी रहेगा या नहीं, इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए। लेकिन आज के सत्र के लिए भी क्वार्टरली अपडेट्स, इवन बिफोर द रिजल्ट्स क्वार्टरली अपडेट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस कड़ी में हम देख रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के क्वार्टरली अपडेट्स
आ भी गए हैं एक्सचेंजेस पर। इस पर आगे हमारे एक्सपर्ट से बातचीत हम करेंगे, लेकिन अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का वक्त है। ब्रोकरेजेस के रेडार पर आज कौन से शेयर्स, कौन से सेक्टर्स हैं, ये सारी डिटेल्स आनंद शुक्ला हमें बता रहे हैं। आनंद, बताइए। जी हाँ, बात करते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले इंड्योरेंस टेक की बात करते हैं। इंड्योरेंस टेक पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय दी थी और खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य जो रखा है वो रखा है 3,311 रुपये का। इनका ऐसा मानना है कि कंपनी वित्त वर्ष 2025 से 27 के दौरान आउट परफॉर्म करती नजर आ सकती है। साथ ही साथ कंपनी ने महाराष्ट्र में नया प्लांट लगाने के लिए कोरियन पार्टनर के साथ करार किया है। खरीदारी की राय बरकरार, लक्ष्य 3,311 रुपये का। इसके अलावा जुबिलेंट फूड की बात करें तो जुबिलेंट फूड पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है और लक्ष्य जो दिया है वो दिया है 700 रुपये का। इनका ऐसा मानना है कि डिमांड अभी स्थिर है, लेकिन वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही तक रिकवरी आने की उम्मीद है। साथ ही साथ वित्त वर्ष 2028 तक कंपनी की 1000 नए स्टोर्स खोलने की योजना है। लक्ष्य रखा है 700 रुपये का। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट पर नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है 164 रुपये का। इनका ऐसा कहना है कि जीएसटी राहत से कुछ स्टोरों में जो बिक्री है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही साथ वित्त वर्ष 2027 के लिए मुनाफे का जो अनुमान है उसमें 4.7% की भी बढ़ोतरी की है। लक्ष्य पहले 146 रुपये दिया था, लेकिन उसे बढ़ाकर अब 164 रुपये कर दिया है। अंत में बात करें ट्रेंट की, ट्रेंट पर एंटिक की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है 7,031 रुपये का। कंपनी ने दूसरी तिमाही के दौरान जूडियो के कुल 40 और वेस्ट साइड के 13 नए स्टोर जोड़े हैं। आज जो है ट्रेंड पर फोकस बना रह सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट हैं जिनकी वजह से इन सभी शेयरों पर आज फोकस बना रह सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद इस सारे के सारे अपडेट के लिए और बताने के लिए कि ब्रोकरेजेस की क्या रिपोर्ट आई है, कहाँ पर बुलिश हैं वो और कहाँ पर बेरिश हैं। लेकिन ट्रेंड की वाली जो रिपोर्ट है ना, ये इंटरेस्टिंग लग रही है और एंटीक ने इस पर बाइंग की जो रिकमेंडेशन है वो बरकरार रखी है। टारगेट दिया है 7,000 रुपये का, अग्रेसिव टारगेट है। अब जूडियो वेस्ट साइड के जो स्टोर्स उनके लगातार खुल रहे हैं, उन पर भरोसा जताया है। लेकिन कल जो ऑपरेशनल जो अपडेट्स दिए ट्रेंड्स ने, उसके बाद हमने देखा कि लास्ट आवर के ट्रेड में शेयर अचानक से करीब 2.5-3% ये नीचे आ गया, क्योंकि जो रेवेन्यू ग्रोथ उन्होंने बताई वो 3-4 साल में सबसे स्लोएस्ट थी और उसके चलते ये शेयर ये टूटा था। और कल हमने देखा कि ये 4700 रुपये पर आकर ये शेयर बंद हुआ था ट्रेंड का। ट्रेंड पर एक व्यू चाहिए आपसे गौरव जी। अब ये बुलिश तो है इस पर एंटीक, आप चार्ट को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि चार्ट पर तो आपको डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ही दिखाई देगी। क्या करें ट्रेंड के शेयर में? अभिषेक जी, ट्रेंड एक लंबे समय से अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। लास्ट ईयर अक्टूबर में इसका एक पीक टेस्ट हुआ था 8345 के अराउंड का, और उसके बाद से इसके अंदर लगातार प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। हर बाउंस के ऊपर प्रेशर आ रहा है, स्टॉक होल्ड नहीं कर पा रहा है हायर लेवल्स, अभी भी लोअर टॉप एंड लोअर लोज पे ही ट्रेड कर रहा है। द ओनली पॉजिटिव व्हाट आई कैन सी इज कि 4500 का एक सपोर्ट जोन बनता है और उसके नजदीक ये स्टॉक आ गया है। तो दैट इज द ओनली पॉजिटिव। अगर व्यूअर्स के पास है तो वो 4500 के स्टॉप के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल इन लेवल्स पे मैं बाइंग की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। इन लेवल पर बाइंग की सलाह नहीं होगी। बैंक ऑफ इंडिया का भी शेयर फोकस में रहेगा। कल हमने हल्के से गेंस देखे थे बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में, हालांकि लोअर लेवल से सपोर्ट लेके ये शेयर ऊपर आया है, 115 रुपये तक गिरा, वहां से अब 125 रुपये के आसपास के प्राइसेस आ गए हैं। खबर ये है, इन्होंने अपडेट जो अपना Q2 का दिया है, डिपॉजिट्स में 8.5% की ग्रोथ है। अगर हम एडवांसेस की यानी कि नए लोन की बात करें तो उसमें करीब 15% के आसपास की ग्रोथ है। ग्लोबल एडवांसेस में 14% की बढ़ोतरी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की ये फिगर है और ये अपडेट अच्छे हैं। हो सकता है कि आप बैंक ऑफ इंडिया में भी आज गैप के साथ ये शेयर खुले। 125 रुपये के आसपास का भाव है और बैंक ऑफ इंडिया का शेयर वैसे परफॉर्म करके इसने दिया है। अगर आप महीने भर में देखेंगे तो करीब 10-12% ऊपर ये शेयर आपको दिखाई देगा। और अगर हम इस साल की बात करें तो 22% ये शेयर चल चुका है। बैंक ऑफ इंडिया रत्नेश जी में भी गैप के साथ ही खुलेगा क्या? उसके बाद भी इसमें इसको चेज करना है क्या शेयर को? अभिषेक जी देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में कंटिन्यू अभी तक जो परफॉर्मेंस देखने को मिला, अभी तक तो कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा था, बाकी अपने की एवरेजेस
110 रुपए के आसपास में इतना अच्छा कंसोलिडेट करा, वहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। उसके बाद में थोड़ी सी यहाँ पे तेजी देखने को मिली, पर अभी भी यहाँ पे 130 रुपए काफी मेजर सप्लाई है। मुझे नहीं लगता जब तक ये इसके ऊपर निकलेगा कोई ऐसा बड़ा रिवर्सल इसमें हमको देखने को मिलेगा चार्ट पे। तो मेरे हिसाब से 130 रुपए के ऊपर इसमें कोई नई एक तेजी बननी चाहिए। अगर आज के सत्र में क्लोज देता है तो फिर जब एक इसका टारगेट बनेगा वो बन सकता है 145 148 रुपए का। अगर आज के सत्र में गैप अप खुलता है और किसी के पास में पुराना ले रखा है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 118 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें, पार्शियली जरूर बुक करना चाहिए 130 रुपए के आसपास में। 130 रुपए के लेवल्स पर बुक करने की राय। बैंक ऑफ इंडिया पर एग्जिस्टिंग पोजीशन को इंटैक्ट रखे 130 तक के लेवल्स जहां आप देखें वहां तक क्वार्टरली अपडेट्स हालांकि आए हैं, पॉजिटिव अपडेट्स हैं, तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव अप मूव भी आज के सत्र में स्टॉक में नजर आए जरूर। लेकिन मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के चार्ट्स को एक बार पुल अप करना चाहेंगे। कल के सत्र में हमने देखा पूरा सेक्टर पूरी कह सकते हैं सेगमेंट में अच्छा खासा एक्शन था और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर भी करीब 4% की तेजी के साथ कल क्लोज हुआ है। अब आज इसके भी क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं। गौरव, आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए, सालाना आधार पर कंपनी की आय में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है, 23% की बढ़ोतरी वहां पर है और इसके अलावा सेगमेंट वाइज भी इनके परफॉर्मेंस की अगर बात करें, क्वार्टरली अपडेट्स तो यही बयां कर रही हैं कि अच्छे नंबर्स और अच्छे स्टैटिस्टिक्स अपडेट्स जो हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस नजर आए हैं। आपकी राय मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर क्या होगी? जी, लगभग ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है इनके अंदर जो एक परफॉर्मेंस चल रही है पिछले कुछ महीनों से, अभी भी लार्जली इन सबके जो चार्ट फॉर्मेशन है वो फॉरवर्ड लुकिंग है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से अपवर्ड ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू करेंगे। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बात करें, 2073 की कल की क्लोजिंग थी। ऑल्दो लेट इवनिंग आते आते इन लगभग सभी हॉस्पिटल स्टॉक्स के अंदर हमने कुछ हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग देखी, बट यहाँ से जिस टाइप का ओवरऑल और एक ब्रॉड बेस पे देखें, पिछले 2-3 हफ्ते के हिसाब से देखें तो एक अच्छा मूव बनता मुझे नजर आ रहा है और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में भी 2200 2250 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैं नियर टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, बट मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर को थोड़ा सा लंबी अवधि के हिसाब से देख रहा हूँ। 4 से 6 महीने का मिनिमम व्यू रखें तो अच्छे रिटर्न्स करंट लेवल से भी निकाले जा सकते हैं इन स्टॉक्स में। लॉन्ग टर्म बेट, लंबी अवधि का निवेश मानकर चल सकते हो। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जब ये स्टॉक 1500-1600 के लेवल्स पर था तब से ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव फोकस रेडार पर है। अब यहाँ पर अपडेट्स भी है, येट अगेन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आना शुरू हुए हैं और यहाँ से और ज्यादा बढ़त के पूरे आसार इस वक्त जो आप चार्ट्स देख रहे हैं, पिछले 6 महीनों के चार्ट्स देख रहे हैं और वहां पर करीब 30% तक के रिटर्न्स जो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने दिखाए हैं। 1582 के लेवल से 2076 के स्तर ये सफर तय किया है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने। लेकिन एक और स्टॉक है जिस पर बात करते हैं और लिटरली अगर देखें बाजार में ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर और इसके अलावा भी कई सारे स्पेसेस, कई सारे थीम्स हैं जो कि कामकाज इस वक्त कर रहे हैं। ऐसे में टेलीकॉम स्पेस में भी रत्नेश, जो लेटेस्ट डेटा आया है ट्राई की तरफ से, टेलीकॉम सेक्टर पर फोकस रहेगा आज के सत्र में। रिलायंस जियो ने अगस्त में करीब 19,50,000 नए सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। वहीं एयरटेल ने करीब 4,96,000 नए यूजर्स जोड़े हैं। वोडाफोन आइडिया के करीब 3 लाख ग्राहक जो हैं वो गंवाए हैं। वोडाफोन आइडिया पर इनफैक्ट हम कल बातचीत भी कर रहे थे, डाउनसाइड है तो उसे हम छोड़ सकते हैं, लेकिन रिलायंस और साथ ही एयरटेल पर, टेलीकॉम स्पेस पर आपकी राय क्या होगी? मान जी, देखिए भारतीय एयरटेल में काफी अच्छा हमको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। अभी इसमें कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बना रहा था, मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर रहा था। अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी स्टार्ट हुई थी, पर अभी भी किसी तरह का वो रिवर्सल नहीं चार्ट पे थे, नीचे अपने यहाँ पे काफी सपोर्ट लेवल पे अच्छे आ चुका है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे खरीदारी जरूर एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से करी जा सकती है। यहाँ पे एक जो स्टॉप लॉस बैठेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों बैठता है, 1860 1870 रुपए एक स्टॉप लॉस बनता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ऊपर में टारगेट बन सकते हैं वो 1960 1970 के बन सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर तीनों में से देखा जाए तो भारतीय एयरटेल ही मुझे ऐसा लगता है जो थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, भारतीय एयरटेल को लेकर ये व्यू है। कुछ ऐसे स्टॉक्स की बातचीत करते हैं जहां पर कल के सत्र में हमने बड़ी कमाल की रफ्तार देखी थी कि लेकिन क्या ये जो तेजी है वो टिकाऊ रह पाएगी, ये समझते हैं। डिलीवरी में कल अच्छी रफ्तार हमने देखी, इसके अलावा नायका के शेयर में हमने तेजी देखी। तो जो कंज्यूमर टेक फिनटेक वाले जो शेयर्स रहे वहाँ पर तेजी बहुत अच्छी थी और पेटीएम का शेयर भी 5% ऊपर जाके बंद हुआ।
गौरव जी, इनमें से ये जो 3 शेयर के नाम मैंने लिए हैं, आपको कहां पर कन्विक्शन ज्यादा है और कहां पर आप फ्रेश लॉन्ग करने की भी आप सलाह देंगे? अभिषेक जी, कन्विक्शन की बात करें तो तीनों ही शेयर बहुत अच्छे हैं। दे आर इक्वली गुड। तीनों ही कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस लाइन में हैं और तीनों के तीनों स्टॉक्स के अंदर इस समय पे एक अच्छा मूव आने की पूरी पूरी उम्मीद है। यहाँ हम फेस्टिव सीजन में हैं, ईयर एंड की तरफ हैं। नायका के अंदर अच्छा मूव आने की पूरी उम्मीद कर रहा हूँ मैं। कल हमने एक ब्रेकआउट देख लिया था, गिफ्टिंग पर्पस में काफी यूज होगा ये प्रोडक्ट आगे चल के। जिस टाइप का बिजनेस लाइनअप है इनका, तो उसके अंदर कंजम्पशन इंप्रूव होगी ही होगी आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में। देयरफॉर आई थिंक उसी का एक एडवांस मूव हमें यहाँ से फैक्टर इन होता हुआ नजर आ रहा है। अब डिलीवरी की बात करें तो इस स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और अभी जो मुझे सबसे अच्छी चीज नजर आ रही है वो अपने एक अच्छे सपोर्ट से यहाँ से बाउंस कर रहा है। कल के सत्र में लगभग 6% का अपटेक आया। पिछले काफी दिन का डिक्लाइनिंग साइडवेज कंसोलिडेशन मूव को ऑफसेट किया और अब यहाँ से चलता हुआ नजर आ रहा है। 490-500 के लेवल्स हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 1-2 हफ्ते में। तीसरा शेयर जो आपने बताया दैट वाज पेटीएम। अब पेटीएम में भी सिमिलर काइंड ऑफ अ मूव है डिलीवरी की तरीके से, बट द डिफरेंस इज पेटीएम को चलते हुए 2-3 दिन हो गए हैं। आई थिंक एक आध दिन का हॉल्ट लेगा और उसके बाद दोबारा चलेगा। तो अगर मुझे फर्स्ट चॉइस लेनी हो तो दैट वुड बी नायका फॉलोड बाय डिलीवरी एंड पेटीएम अमंग दीज थ्री। ठीक है, ये तीनों के तीनों कल के जो सुपरस्टार हैं उस पर गौरव जी का व्यू है। एक और तेजी वाला कल शेयर था आदित्य बिरला लाइफस्टाइल। करीब हमने इसमें 6 से 7% के आसपास की मजबूती होती हुई इस शेयर में देखी थी, करीब करीब 7%। जी हाँ, हालांकि दिन के ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे जरूर आया था, लेकिन 3 सत्र की तेजी हो चुकी है और इसमें फ्लिपकार्ट ने अपना स्ट्रीक बेच दिया है। करीब 7.25 करोड़ वो शेयर होल्ड करते थे और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ ने इसमें शेयर खरीदे हैं। मॉर्गन स्टैनली सिंगापुर, यूटीआई एएमसी ने भी इसमें खरीदारी की है और इसके चलते तेजी बनी। करीब करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास की कल ब्लॉक आई थी फ्लिपकार्ट की तरफ से। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल, रत्नेश जी, कल के मोमेंटम को आपको लगता है कि ये कंटिन्यू कर पाएगा शेयर ये? और किसी के मन में अगर नया लालच हो कल की तेजी देखकर, उसको कैसे आप गाइड करेंगे? नहीं, बिल्कुल लालच तो हमेशा बना ही रहता है, तेजी हो या मंदी हो, तो लालच का तो कोई सीमा ही नहीं है अभिषेक जी। पर ये है कि यहाँ आदित्य बिरला लाइफस्टाइल का जो चार्ट फॉर्मेशन बना है, यहाँ पे एक थोड़ी सी सेलिंग के बाद में कल के सत्र में इसने अच्छा गैप अप के साथ में वॉल्यूम एक्टिविटी दी थी। हालांकि ऊपरी स्तर से इसने विक्स छोड़ा है, पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 150-151 रुपए के ऊपर में ये जो फॉर्मेशन बना है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनेगी, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एक बार 151 रुपए को क्लोज होने फिर एक अच्छी तेजी का वहां पे प्ले करा जा सकता है, जिसमें फिर टारगेट बनेंगे 165 रुपए के और स्टॉप लॉस जो बन सकता है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेयर में बैठेगा 143 रुपए। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में फिर तेजी करी जा सकती है। ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ को लेकर ये व्यू। दिलीप बिल्डकॉन में हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सत्र से तेजी फिर से आ रही है, चला हुआ ये शेयर है और कल जो क्लोजिंग हुई थी दिलीप बिल्डकॉन की वो अच्छी थी। एक खबर ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में कंपनी 100 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट लगाएगी, सोलर पावर ये प्रोजेक्ट होगा। दिलीप बिल्डकॉन को ये ऑर्डर ये मिला है, तो एक अच्छी तेजी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। महीने भर में अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल की गिरावट के बावजूद करीब आपको ऊपर दिखाई देगा 10-12% दिलीप बिल्डकॉन। गौरव जी, दिलीप बिल्डकॉन थोड़ा वोलेटाइल ये रहता है ये, क्योंकि छोटी कंपनी है, 10,000 करोड़ रुपए से कम का इसका मार्केट कैप है, लेकिन हाल फिलहाल ऑर्डर्स को लेकर खबरें अच्छी आई हैं और सस्ता स्टॉक भी है। अगर हम फंडामेंटली देखेंगे तो चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं इसके? चार्ट्स भी पॉजिटिविटी ही इंडिकेट कर रहे हैं, ऑल्दो एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ महीनों से, जो कि 580 हायर साइड पे है और डाउन साइड की रेंज है लगभग 360 की, और उसके बिल्कुल लगभग मिडिल ऑफ द रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाय भी किया जा सकता है। जिन व्यूअर्स के पास अगर ऑलरेडी पोजीशन है उन्हें होल्ड रखनी चाहिए। आने वाले दिनों में इसके अंदर अपमूव आने की गुंजाइश ज्यादा है। 550 का इमीडिएट टारगेट और 580 का थोड़ा सा सप्लाई जोन है, उसके आसपास आए तो पार्ट बुकिंग की सलाह रहेगी। मेजर इसका ब्रेकआउट पॉइंट वुड बी 580-585 लेवल। एक बार वो निकलता है तो 700-750 की रेंज की तरफ ये शेयर ब्रेकआउट लेगा और नए लेवल्स की तरफ आगे बढ़ेगा।
580 के लेवल्स देखें तो उसके बाद फिर नए लेवल्स की तरफ कूच करता दिखेगा दिलीप बिल्डकॉन। पॉजिटिव कन्विक्शन। वैसे गौरव, स्टॉप लॉस क्या सुझा रहे हैं इस वक्त दिलीप बिल्डकॉन के लिए आप? छोटा ही है, ज्यादा लंबा स्टॉप लॉस है भी नहीं, 490 रुपए का स्टॉप लिया जा सकता है, दैट शुड बी इनफ। 490 स्टॉप लॉस। खरीदारी के मौके ढूंढे जाए। 2.25% की तेजी कल के सत्र में हमने देखी थी। आज के सत्र में भी मोमेंटम कायम रह सकता है और यहां से ऑन शॉर्ट टर्म टू लार्जर लॉन्गर टर्म बेस भी यहां पर कन्विक्शन जो है बरकरार है। दिलीप बिल्डकॉन पर नजर रखेंगे, वक्त वक्त पर इसे रिविजिट भी करते रहेंगे हम। लेकिन इसके अलावा कल के सत्र में जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स थे, ऑर्डर विंस के चलते कुछ तमाम कंपनियां फोकस रेडार पर थी। उसमें एक थी केईसी इंटरनेशनल। हमने देखा है इस स्टॉक में आउट ऑफ न्यूज फ्लो और ऑर्डर विंस के न्यूज फ्लो ज्यादा, और उसी के चलते स्टॉक में मूवमेंट रहती जरूर है। रत्नेश, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, ताजा खबर है कंपनी को करीब 1100 करोड़ के ऑर्डर्स मिले थे। ऑर्डर विन के चलते एक छोटा सा ही सही लेकिन मोमेंटम कल के सत्र में हमने देखा था 857 के लेवल्स पर। क्या ये कह सकते हैं कि चल चुका है या अब भी एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए? केईसी इंटरनेशनल में 1300 रुपए के बाद में एक अच्छी गिरावट यहाँ पे हमको देखने को मिली। यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन बन रहे थे, अभी जाके थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ रिवर्सल यहाँ पे चार्ट फॉर्मेशन पे नहीं दिखाई दे रहा है। एक 830 रुपए काफी एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे नजर आता है। बस एक यही उम्मीद है कि जब तक 830 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है तो थोड़ा ऊपर के जो टारगेट बनते हैं वो 890, 95, 900 रुपए तक के बन सकते हैं। तो 830 रुपए के स्टॉप लॉस के थ्रू एक शॉर्ट टर्म जो टेक्निकल बाउंस हम जिसको कह सकते हैं उसके लिए प्ले करा जा सकता है। बाकी बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद अभी मुझे नजर नहीं आ रही। लिए फिलहाल वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। पोजीशन है तो एक बार उसे इंटैक्ट रख सकते हैं। नई पोजीशन के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है ये ट्रेड। काफी सारे शेयर्स हैं जो कि फोकस रेडार में हैं, उन पर नजर जरूर रखी जा सकती है। वॉच लिस्ट में रखेंगे केईसी इंटरनेशनल को। लेकिन उसके अलावा कल फाइनेंस स्पेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स इनफैक्ट आउट परफॉर्म भी कर रहा था। ऐसे में बजाज फाइनेंस, जैसे देखिए निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स कल करीब 300 अंकों की बढ़त दिखा रहा था। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, गौरव, ये तमाम स्टॉक्स अच्छा खासा एक्शन और मूवमेंट दिखा रहे थे। बजाज फाइनेंस पर मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग भी रही। 1150 के लक्ष्य बजाज फाइनेंस पर वो एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। फाइनेंस स्पेस में कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो कि इस वक्त आपके फोकस रेडार पर है? एक तो आपने बता दी मानसी, बजाज फाइनेंस जिस टाइप का भी फेस्टिव सीजन आ रहा है और अब जो ऑफलेट हमने महसूस किया है, जिस तरीके का डेटा भी आता है बजाज के लोन्स के ऊपर या इजी ईएमआई पे काफी प्रोडक्ट्स परचेज किए जाते हैं। वेदर इट इज खासकर अगर हम वाइट गुड्स की बात करें, मोबाइल फोन्स की बात करें, तो इस सेगमेंट में बजाज फाइनेंस का एक अच्छा दबदबा है। और नवरात्रि से लेकर दिवाली तक ये अच्छा खासा बूम पे रहता है और साथ साथ ईयर एंड तक जो डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या शॉप फ्लोर लेवल पे हो, तो उसमें अच्छी खासी डिमांड पिकअप होती है। साथ ही साथ में एक और कंपनी है श्रीराम फाइनेंस, हमारा इंडिविजुअल इसके अंदर कवरेज भी है, बाय का रेटिंग। तो एक जनरल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा पहले कि हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। तो जिस तरीके से ऑटो लोन्स के अंदर भी नरमी आई है, तो उसका एक अपटिक हमें यहाँ पे फाइनेंशियल स्पेस पे एट लार्ज देखने को मिलेगा। श्रीराम फाइनेंस जो कि लार्जली ट्रक बिजनेस में है, ट्रक फाइनेंसिंग बिजनेस में है, विद जीएसटी कट्स इकोनॉमी में जो बूम आएगा, तो मैं उससे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके अंदर पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। 670 के लेवल पे है, 725 का मुझे उम्मीद है ब्रेकआउट। ये आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर वो ब्रेकआउट हमें मिल जाना चाहिए और फिर ये स्टॉक एक नए होराइजन की तरफ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं श्रीराम फाइनेंस पे बुलिश हूँ, और अगर एक शॉर्ट टर्म कुछ महीनों के हफ्तों के हिसाब से ट्रेड लेना है तो बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस को कंसिडर कर सकते हैं। तो फाइनेंस इंडेक्स पर ये राय और पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमें गौरव बताते हुए श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर नजर रखें। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इनफैक्ट काफी अच्छा एक्शन यहां से आगे नजर आ सकता है। पॉजिटिव कन्विक्शन यहां पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे मार्केट्स लाइव की शुरुआत करेंगे। आप बने रहें 18 हाउस स्वदेश के साथ। आपका
स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ जहां पर देख सकते हैं आप, हम SBI लाइव स्टूडियो से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और जी हाँ, मार्केट प्री ओपन की रेट की बात करें तो वहां पर लगभग सपाट शुरुआत की ही तैयारी में फिलहाल भारतीय बाजार 25,000 के आसपास हम देख सकते हैं कि निफ्टी खुलने की तैयारी में है। रेट्स थोड़े से सेटल ज़रूर हो रहे हैं, पर आज ढेर सारे बैंकिंग काउंटर्स फिर से फोकस में रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कुछ एक कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे और टेलीकॉम काउंटर्स पर भी नजर रहेगी, जहां पर जियो भारती एयरटेल ने एक बार फिर से अपना सब्सक्राइबर बेस में लोगों को जोड़ा है। वहीं वोडाफोन आइडिया ने सब्सक्राइबर शेयर लॉस ज़रूर देखा है। तो इन तमाम काउंटर्स पर ज़रूर रहेगी बाजार की नज़र। पर साथ ही साथ हमारे साथ ढेर सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रत्नेश, गौरव और चंदन हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। और चंदन, एक काउंटर जिस पे आपसे राय लेनी है वो है ट्रेंड का स्टॉक, क्योंकि कल ही हमने देखा था कि ट्रेंड के काउंटर में एक भारी गिरावट देखी थी। जो उनके Q2 अपडेट्स आए थे, कहीं ना कहीं मार्केट उनकी जो ग्रोथ है उसमें धीमी गति से जो ग्रोथ हो रही है उसको लेकर थोड़े से कंसर्न ज़रूर हैं। पर चंदन, एक बार क्विकली आपसे राय कि किस तरीके से आप देख रहे हैं ट्रेंड का काउंटर। जी नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, तो ट्रेंड एक अंडर परफॉर्मर काउंटर है बाजार में, जो पिछले लगभग आई थिंक एक साल से बाजार में एक वीक स्ट्रक्चर दिखा रहा है। YTD बेसिस पे देखें तो इस काउंटर में लगभग 33% का डिक्लाइन देखने को मिला और उससे पहले 4-5 साल एक बड़ी तेजी इस काउंटर में देखने को मिली। इवन मंथली चार्ट सेटअप देखें तो पिछले लगभग 12 महीने में 8350 से नीचे में 4500 तक फिसला था, बीच में रिकवरी भी आई और वापस 4700 के बेस बना रहा है। तो स्ट्रक्चर तो ऊपर में अटक रहा है, बार बार सप्लाई आ रही है, बट अच्छी बात यह है कि 4650 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट भी है। तो मेरे हिसाब से जस्ट बाउंस को प्ले किया जा सकता है। हालांकि मेजर ट्रेंड अभी भी अटका हुआ है जहां पे अपसाइड कैप लग रहा है, बट यस एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है यदि किसी को ट्रेडिंग सेटअप ढूंढना है तो 4650 के सपोर्ट से एक बार के लिए 4950 5000 तक के बाउंस इस काउंटर में बन सकते हैं। चलिए, ट्रेंड को लेकर आपके लिए राय। इस बीच फाडा के डेटा भी आते हुए दिखे और इस बार हमने देखा ही है कि रिकॉर्ड बिक्री, हमने वाहन के डेटा भी कहीं ना कहीं हमें बता रहे थे कि एक अच्छी बिक्री हुई है। वाहन के डेटा भी कुछ वैसे ही आंकड़े बता रहे हैं, जहां पर अक्रॉस द सेगमेंट अपनी डबल डिजिट ग्रोथ आते हुए दिखी है। पर इसी के साथ साथ IT काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे। एक बार रत्नेश जी क्विकली आपसे राय लेंगे। 2 IT काउंटर्स पे LTI माइंट्री, उनका कहना है कि अब तक की सबसे बड़ी डील जो है उनकी हाथ में लगी है। एक मल्टी ईयर डील का वो ऐलान कर रहे हैं। और HCL टेक, ये काउंटर भी फोकस में है क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है AI पे काम करने के लिए। दोनों ही काउंटर्स पर क्या राय रखते हैं आप रत्नेश जी, क्योंकि हाल फिलहाल कुछ एक IT काउंटर्स और दिग्गज IT काउंटर्स में अच्छा मूव है। IT सेक्टर देखे तो कंटिन्यू अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला था। अब जाके कहीं ना कहीं IT सेक्टर या स्टॉक्स में कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो दोनों काउंटर में अगर कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा ITI में ही थोड़ा सा कंफर्टेबल आता है। यहाँ पे एक अच्छा, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन 5000 रुपए के आसपास में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है 5000 5050 के सपोर्ट लेवल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। LTI में 5500 रुपए तक के लिए यहाँ पे हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है कि 5580-90 यहाँ पे काफी एक बड़ा सप्लाई जोन आएगा। इसमें 2 बार इस लेवल को निकालने में फेल रहा है ये LTI। तो मुझे अभी भी रिसेंट में भी यहाँ से एक अच्छी सेलिंग वापिस हमको देखने को मिली थी, तो वहां तक के लिए एक तेजी LTI में कही जा सकती है। HCL टेक देखे तो अभी भी कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी किसी तरह का यहाँ पे रिवर्सल नहीं है, कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद HCL टेक में अभी हाल फिलहाल में नहीं करी जा सकती है। एक टेक्निकल बाउंस 1450 तक का आ सकता है और जो रहेगा सपोर्ट लेवल 1410 रुपए तक। ठीक है, HCL टेक में थोड़ा बहुत हो सकता है कि टेक्निकल बाउंस हम देखें, बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और LTI माइंट्री के लिए 5580 पर एक हर्डल है। 5500 रुपये तक के टारगेट के लिए आप LTI माइंट्री को ट्रेड कर सकते हैं। ये दोनों IT स्टॉक्स पर व्यू होगी रत्नेश जी की। लेकिन चंदन जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। चंदन जी, आपके ट्रेड्स कौन से होंगे, आपका कन्विक्शन कहाँ पर है? जी नमस्कार। देखिए, मेरा ट्रेड सेटअप रहेगा, पहला तो एक कैनफिन होम, काफी अच्छा सेटअप पिछले कुछ दिनों से फाइनेंशियल काउंटर में देखने को मिल रहा है। और मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल नेम, चाहे श्रीराम फाइनेंस की बात करें, कैनफिन, चोला फाइनेंस, सब में बाइंग इंटरेस्ट है। तो कैनफिन की बात करें तो डेली और वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट लगभग पिछले 50 दिनों के बाद हुआ है।
इसका जो पहले हर्डल था वो लगभग 790 के आसपास होता था, वो डिसाइसिवली पार हुआ है। तो 785 के सपोर्ट से कैनफिन होम खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में लगभग 836 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। दूसरा काउंटर है ऑटो एंसिलरी से, वो है उनो मिंडा। ऐसा लग रहा है कि लगभग पिछले 6-7 वीक का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है और एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इनो मिंडा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा 1310 और मेरा मानना है कि 1385 तक के टारगेट मौजूदा लेवल से बनने चाहिए। तो कैनफिन होम फाइनेंशियल से, उनो मिंडा ऑटो एंसिलरी से 2 प्रेफर्ड पिक सुबह के लिए रहेंगे। कैनफिन होम्स और यूनो मिंडा सॉलिड कंपनी, करीब 75,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है और हाल फिलहाल हमने तेजी शेयर में लोअर लेवल से बनते हुए देखी भी है। 1332 रुपए के आसपास का कल क्लोजिंग थी। आज पॉजिटिव शुरुआत होने की आसार इसमें है। यूनो मिंडा में 1385 के टारगेट होंगे और 1310 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये 2 शेयर होंगे चंदन जी की तरफ से। एक शेयर जो लगातार निराश कर रहा है, कंजम्पशन वाली थीम से है, लेकिन प्रॉब्लम तो है डी मार्ट के शेयर में, यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट। कल हमने देखी 2-2.5% के आसपास से गिरावट थी। गौरव जी, डी मार्ट में क्या लगता है आपको कि कब हम चीजें बेहतर होते हुए देखेंगे? क्योंकि लगातार ये डाउन ट्रेंड में है ये। अब इससे अच्छा माहौल तो हो नहीं सकता है, मतलब त्योहारी सीजन चल रहा है और डिमांड को पुश भी मिल गया है सरकार की तरफ से। डी मार्ट में क्या रणनीति होनी चाहिए? अभिषेक जी, डीमार्ट यहाँ यस परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड में भी नहीं है स्टॉक। एक अच्छी रिकवरी हमने कुछ समय पहले इसमें देखी थी, जहां ये शेयर लगभग 3300 के लेवल से चढ़ता हुआ 5000 के करीब आया था। अभी वहां से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। आई थिंक ये 4150 के अराउंड ये सेटल डाउन कहीं ना कहीं होना चाहिए स्टॉक, और वहां से हमें एक अपटेक, एक रिवर्सल देखने में मिलेगा और उसके बाद 4600, 4700, 4800 की रेंज देखी जा सकती है स्टॉक में। सो नथिंग दैट बैड, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। एक बार रिवर्सल के संकेत मिले तो फ्रेश बाइंग भी देख सकते हैं। स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास आ गया है। 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिल्कुल नजदीक ट्रेड कर रहा है। तो यस, कहीं से भी एक बस अब एक बाउंस का ही वेट है। आई थिंक दैट शुड कम इन एनी टाइम सून। सुपरमार्ट्स में नॉट टू वरी, अगर पोजीशन है उसे बिल्कुल बरकरार रखें। 4600 फर्दर अपसाइड, उसके बाद 4800 तक के लक्ष्य भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। एट प्रेजेंट 4150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 0.5% गेंस के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक आज के सत्र में, और नई पोजीशंस के लिए एक रिवर्सल का इंतजार होगा। उसके बाद एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। ये राय एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर मिलती हुई। चंदन, गुड मॉर्निंग। कल के सत्र में हमने देखा था कि फार्मा सेक्टर, निफ्टी फिनेंस इंडेक्स और साथ ही आईटी सेक्टर में अपमूव्स नजर आए। टॉपिंग द चार्ट ये 3 सेक्टर्स थे जो कि बाजार को सबसे ज्यादा संभाल रहे थे। अब फिनेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज पर आपने कुछ तमाम स्क्रिप्ट्स अपनी जो पसंदीदा है वो सुझाई, लेकिन फार्मा स्पेस को चंदन अगर प्ले आउट करना है, क्या ये सही समय है? अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। जब मैं फार्मा की बात करी हूँ, पूरे सब सेगमेंट्स के साथ साथ कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स आपके फोकस रेडार पर जहां एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जानी चाहिए? बिल्कुल, आपने 3-4 सेक्टर की बात की, जिसमें से आपने फाइनेंशियल की बात की और फाइनेंशियल ऑलरेडी हम रिकमेंड कर चुके हैं। बट स्पेसिफिक यदि फार्मा की बात करें तो काफी सेलेक्टिव काउंटर फार्मा में एक पॉजिटिव बायस दिखा रहा है। निफ्टी फार्मा पिछले 4-5 दिन से एक रेंज बाउंड बायस है, उससे पहले एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था। तो यदि मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करके रेशियो चार्ट की स्टडी करूं तो सन फार्मा एक पॉजिटिव ट्रिगर बता रहा है। सन फार्मा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक पिछले लगभग 43-44 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है। 1650-1665 इसका एक मल्टीपल बैरियर है और कल के दिन 1655 के आसपास क्लोजिंग दी है। हल्का सा भी फॉलोअप आता है तो मेरा मानना है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर आएगा जो काउंटर को 1720 तक लेके जा सकता है। तो सन फार्मा एक काउंटर हो सकता है फार्मा में, जहां पे खरीदारी की सलाह बनेगी। 1625 के आसपास के सपोर्ट से लगभग 1700-1710 तक के टारगेट देखने चाहिए। उसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि हेल्थ केयर भी फार्मा में बेटर करता हुआ नजर आएगा, चाहे आप फोर्टिस की बात करें या फिर मैक्स हेल्थ की बात करें। इन दोनों काउंटर में पॉजिटिव है और फोर्टिस हालांकि कल काफी चला, बट अभी भी हमारा पॉजिटिव रुझान है। मेरा मानना है कि जब तक 1020 के ऊपर होल्ड करता है, ऊपर में 1100 तक का टारगेट फोर्टिस हेल्थ देख सकता है। तो सिलेक्टिव हेल्थ केयर और सन फार्मा, ये 2-3 प्रिफर्ड पिक हो सकती है निफ्टी फार्मा में, जो आउट परफॉर्म दिखा सकती है। हेल्थ केयर स्पेस में फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर पर नजर रखें। अच्छा खासा मोमेंटम हम देख भी चुके हैं, यहाँ से फर्दर अपसाइड
भी नजर आ सकती है और इसके अलावा फार्मा मेजर सन फार्मा पर भी नजर रखी जा सकती है। इस बीच कमोडिटी मार्केट की शुरुआत हो चुकी है, रुपया भी खुला है, करेंसी की शुरुआत हुई है। MCX पर सोना फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर 1,20,797 के लेवल्स पर इस वक्त हम देख रहे हैं। गोल्ड सिल्वर अपडेट पर फोकस होना चाहिए। लगातार हम देख रहे हैं प्रेशियस मेटल्स में अच्छा खासा एक्शन, अच्छा खासा रिस्पॉन्स नजर आता है और गोल्ड प्राइसेस में येट अगेन हम देख रहे हैं 500 रुपए की तेजी के साथ शुरुआत होती हुई 1,20,760 के लेवल्स के आसपास यहाँ पर गोल्ड में बाइंग, इनफैक्ट गोल्ड की शुरुआत जो है वो होती हुई है। और चांदी के लेवल्स पर भी नजर रखें जरूर। 1,47,700 के लेवल्स पर चांदी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुलती हुई पॉइंट वाइज काफी अच्छी मूव्स लगभग सारे सेशंस में आए दिन हम गोल्ड सिल्वर पर देखते हैं। रुपए की ओपनिंग पर भी एक नजर होनी चाहिए। करेंसी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे। 3 मिनट बचे हैं मार्केट ओपनिंग में। चंदन, क्विकली सेम इज द टेक, आईटी सेक्टर पर भी आपसे राय जानना चाहेंगे क्योंकि नतीजों के सीजन की शुरुआत आईटी मेजर्स से होगी और उससे ठीक पहले पिछले 3 सेशन से हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर ने भी एक पॉजिटिव कमबैक किया है। निफ्टी आईटी ने भी कमबैक हुआ है और कहीं ना कहीं 3 दिन पहले जो बॉटम बने उसमें रिवर्सल के साइन बन रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सिलेक्टिव आईटी काउंटर उस चलते परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। मैं फोकस करूंगा एम्फेसिस पे, जहां पे एक नीचे के लेवल से रिकवरी बन रही है। स्टॉक ने 2630 का बॉटम बना के हाई टॉप हाई बॉटम 3-4 दिन से बन रहा है। तो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा लगभग 2735 के आसपास। ऊपर में लगभग आप 2920 तक के अपसाइड देख सकते हो। तो एम्फेसिस और परसिस्टेंट सिस्टम या कॉफोर्ट जैसे 2-3 काउंटर हो सकते हैं जहां पे रिकवरी होती है। तो मैं कंपैरेटिवली मिड कैप आईटी पे फोकस करूंगा बनस्पत आपके हेवी वेट्स। बट यस, इन तीनों काउंटर में रिकवरी होनी चाहिए और एम्फेसिस हमारा एक प्रिफर्ड पिक यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स में से हो सकता है। कुछ आईटी काउंटर्स पर आपके लिए राय, बट इसी के साथ साथ आज आईटीसी पर भी जो हम देख रहे हैं कि लगभग आधे % की तेजी के साथ शुरुआत होने की तैयारी है। रत्नेश जी, एक बार क्विक टेक आईटीसी पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मार्केट्स थोड़े से सुस्त होते हैं फिर से हम देखते हैं आईटीसी मोमेंटम में आता है। फिलहाल 400 के लेवल को होल्ड करता हुआ दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? आईटीसी में देखें काफी एक लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें से जब डीमर्ज हुआ उसके बाद से इसमें कंसोलिडेशन कंटिन्यू चल रहा है। तो 400 रुपए का एक लेवल, 400-390 रुपए का लेवल काफी अच्छा है, काफी सेफ स्टॉक माना जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, टेक्निकल बाउंस या शॉर्ट टर्म के लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है 380 रुपए के स्टॉप लॉस से। जो नियर टर्म में जो लेवल या सप्लाई आएगा इसको 420-430 के आसपास में आएगा। उसके बाद में फिर जो तेजी बनेगी वो 450 रुपए तक के लिए जा सकती है। आईटीसी को लेकर ये व्यू 400 रुपए के आसपास फिर से शेयर आ गया। ये देखते हैं कि कब इसमें मोमेंटम आता है नया। लेकिन बाजार खुलने में करीब 1 मिनट के आसपास समय है। फटाफट आपको 9 शेयर बता देते हैं जो आपके रडार पर होने चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया Q2 अपडेट इसके अच्छा है। डिपॉजिट्स की बात करें तो 8.5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। मेट्रोपोलिस के भी अच्छे अपडेट हैं Q2 के और आय में 23% की ग्रोथ है। टेलीकॉम में आज हम देखेंगे कि रिलायंस पर फोकस करके चली क्योंकि जियो ने 19 लाख सब्सक्राइबर जोड़े हैं और एयरटेल की बात करें तो करीब 5 लाख सब्सक्राइबर एयरटेल ने जोड़े हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज चेन्नई में प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की कंपनी बनाने जा रही है, तो ये आज शेयर फोकस में रहेगा। दिलीप बिल्डकॉन लगातार हम 3-4 सत्र से तेजी देख रहे हैं और एक सॉलिड कंपनी है। मध्य प्रदेश में 100 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट कंपनी लगाने जा रही है। LTI माइंट्री ग्लोबल एंटरटेनमेंट लीडर के साथ इन्होंने मल्टी ईयर की डील साइन की है। तो LTI माइंट्री के शेयर पर फोकस करके चलेगा। 5500 रुपए का टारगेट भी दिया है रत्नेश जी ने आपके लिए शेयर में। HCL टेक ने कंपनी का अमेरिका के MIT मीडिया लैब के साथ करार हुआ है, तो IT में TCS के नतीजों से पहले ये भी फोकस में रहेगा। MGL ऑयल इंडिया के बीच में एक करार हुआ है, तो ये दोनों के दोनों शेयर फोकस में रहेंगे। और आदित्य बिरला लाइफस्टाइल, फ्लिपकार्ट इसे एग्जिट ले ली है, अपने 10% जो स्टेक थे उसको बेच दिए हैं और कुछ नए फंड्स, कुछ ग्लोबल फंड्स ने कंपनी में एंट्री की है। देखते हैं कि कल की जो 7% की तेजी है क्या इसको बरकरार रख पाता है या फिर नहीं। ये 9 शेयर आपके रडार पर जरूर होने चाहिए। बाजार की बस शुरुआत की तैयारी हम कर लेते हैं और हल्की शुरुआत आज बाजार में होते हुए हम देखेंगे। देखिए निफ्टी ने शुरुआत की है 25,100 के ऊपर, फिलहाल 40 अंकों की तेजी। तो नरम शुरुआत के बाद बाजार में हम मजबूती देख रहे हैं और 25,100 के ऊपर जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो कल के मुकाबले निफ्टी बैंक थोड़ा सुस्त है। कल निफ्टी बैंक ज्यादा चला था निफ्टी के मुकाबले, ये आप ध्यान रखिए। और कल ट्रिगर्स भर के थे, आज ट्रिगर्स उतने नहीं हैं। कल Q2 अपडेट वाले सारे के सारे बैंक्स हम देख रहे थे कि बस कर रहे थे, चाहे कोटक बैंक हो, HDFC बैंक हो, और आज थोड़ा सा मूव है, थोड़ा लैकलस्टर है।
50 अंकों की ही तेजी है और निफ्टी भी अपने गेंस को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 45 अंकों की मजबूती है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेशन दे रहा था उससे बेहतर शुरुआत कल के सत्र में भी हमने देखी थी और आज के सत्र में भी ये चीज कंटिन्यू हो रही है बाजार में। इंडिया विक्स 1% ऊपर 10.15 के आसपास का इंडिया विक्स है, तो इंडेक्स को थोड़ा सेटल हो जाने देते हैं और जरा स्टॉक्स देखते हैं कि स्टॉक्स में कहां पर आज रौनक है। तो आज बड़े मूवर्स का अभाव है। कोल इंडिया करीब 1.25% ऊपर है, इकलौता शेयर निफ्टी का है जहां पर हम 1% से ज्यादा की तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा पावर ग्रिड में करीब 1% के आसपास की तेजी। बजाज फाइनेंस का कल शेयर चला, बजाज फाइनेंस करीब 0.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। ओएनजीसी एमजीएल ने एक करार किया है, तो यह माफ कीजिए ऑल इंडिया और एमजीएल ने किया था। ओएनजीसी के शेयर में भी हम एक मजबूती देख रहे हैं करीब 0.25% के आसपास की। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर 0.25% से 1% के आसपास की तेजी। गिरने वाले अगर हम शेयर की बात करें तो ट्रेंड कल कमजोर हुआ था क्योंकि जो इनके क्वार्टरली जो रेवेन्यू जो उन्होंने पोस्ट की थी वो 4 साल में सबसे कम रेवेन्यू ग्रोथ थी। हालांकि इंटेक की रिपोर्ट अच्छी आई थी, 7,000 रुपए के ऊपर के टारगेट आए थे ट्रेंड के लिए, लेकिन शेयर में आज हम निराशा साफ तौर पर देख रहे हैं और 2.5% आज भी ये शेयर कमजोरी का शिकार हो रहा है। एक्सिस बैंक कल चला 2% से ऊपर, आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग एक्सिस बैंक में आ रही है, करीब 1% नीचे ये शेयर आपको दिखाई देगा। कोटक बैंक थोड़ा सा नरम है कल की अच्छी तेजी के बाद। श्रीराम फाइनेंस कल निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल था, आज हल्की सी नरमी है। तो कल वाले जो शेयर है ना आज थोड़े सुस्ताने के मूड में हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहां पर अपडेट अच्छा है वो शेयर आज मोमेंटम में हमें फिर से दिख रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया के अपडेट अच्छा है, डिपॉजिट्स में 8.5% की हमने ग्रोथ देखी। ये वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है, लेकिन तेजी कितनी है? सिर्फ 2.5% की। डिलीवरी कल की तेजी को कंटिन्यू कर रहा है, करीब 1.5% की तेजी आज भी हम डिलीवरी के शेयर में होते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा कल सीमेंस चला, आज हम देख रहे हैं कि एबीबी के शेयर में करीब 1.5% के आसपास के मूव्स हैं। तो ये कुछ सेलेक्टिव बाइंग हो रही है। बाजार एक छोटे से रेंज में है, देखते हैं कि अपने गेंस को कितना होल्ड करता है। सेंसेक्स ने लगा ली है इस बीच सेंचुरी। बड़ी तेजी वाले अगर हम शेयरों की बात करें एनएसई 500 में, तो मेट्रोपोलिस ने कल करीब 3.5% के आसपास की तेजी दिखाई। आज अपने अपडेट्स के दम पर यह शेयर करीब 3.5% ऊपर है। थायरोकेयर में जो कि एक और डायग्नोस्टिक कंपनी है, 2.5% के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुछ 1-2% चलने वाले शेयरों की बात करें तो एमजीएल हो गया, रैमको सीमेंट हो गया, इसके अलावा यूफ्लेक्स, बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ शेयर्स हैं। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें KIOCL कल हमने देखा 20% के सर्किट पर ये चला गया था शेयर, करीब 5.5% के आसपास से गिरावट आज के सत्र में है। ट्रेंड की कमजोरी बढ़ रही है, करीब 3.5% नीचे ये शेयर आ गया है। सिटी यूनियन बैंक में हाल फिलहाल हमने तेजी देखी, ये शेयर करीब 3% नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। टाटा इन्वेस्टमेंट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है। निफ्टी बैंक चला गया है लाल निशान में और निफ्टी बैंक लाल निशान में गया तो निफ्टी को भी थोड़ा सा नीचे लेकर आए हैं। निफ्टी के जो गेंस है वो 15 अंकों के आसपास के फिलहाल आपको दिखाई देंगे। 25,100 के आसपास के लेवल आपके स्क्रीन पर। जरा एक बार सेक्टर्स चेक कर लेते हैं कि आज वहां से तस्वीर क्या बन रही है बाजार के लिए। आज अगर बाजार को सपोर्ट कहीं से मिल रहा है, सरकारी शेयरों में थोड़ी सी बाइंग है, एनर्जी में थोड़ी बाइंग हमें देखने को मिल रही है, आईटी में सेलेक्टिव बाइंग है। ऑयल एंड गैस की बात करें, कल हमने रिलायंस के शेयर में थोड़ी खरीदारी होती हुई देखी थी, आज भी करीब 0.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 1380 ये लेवल तो लोगों को याद हो गए होंगे, उसी लेवल के आसपास आपको रिलायंस का शेयर दिखाई देगा। और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये अपने 100-डे डीएमए के लेवल को कल के सत्र में पार नहीं कर पाया था। देखते हैं कि आज क्या होता है। 972 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, तो लोअर लेवल से यानी कि 940 रुपए के आसपास से थोड़ी सी स्ट्रेंथ रीगेन की है, लेकिन आज थोड़ा सा नरम है और इसके चलते ही निफ्टी बैंक आप लाल निशान में देखेंगे, करीब 50-60 अंकों के आसपास की गिरावट जो है निफ्टी बैंक में है। तो थोड़ी नरम शुरुआत है, थोड़ा वेट करना होगा। देखते हैं कि शुरुआती सुस्ती के बाद बाजार में जोश आता है या नहीं। अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझ लेते हैं कि बाजार में वो ओपनिंग ट्रेड के मौके कहां पर देख रहे हैं। चलिए, तो बिल्कुल बाजार की शुरुआत और 25,000 के लेवल्स को कायम रखने की जद्दोजहद में लगातार कोशिश में निफ्टी इस वक्त अगर आप देखें काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट की शुरुआत ट्रिकी है, इसे थोड़ा सेटल ज़रूर होने देना होगा। निफ्टी एटलीस्ट अगर देखें, और साथ साथ बैंक निफ्टी भी कल के सत्र में बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था। आज के सत्र में शुरुआत में ही खुलने के साथ साथ लाल निशान के साथ बिकवा
बिकवाली की तरफ फिसलता हुआ 56,000 के लेवल्स, वहां पर भी ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नजर रखेंगे छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स की चाल कैसी है। लेकिन ओपनिंग के खिलाड़ी की तरफ चलते हैं और वो स्टॉक आज है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। जी हाँ, बाजार खुलने से ठीक पहले हमने एक्सपर्ट से कैटेगरी के लिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर क्वार्टरली अपडेट्स पर जिक्र करते हुए उनकी राय ली थी और स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन, बढ़िया मजबूती के साथ शुरुआत। और थोड़ी देर पहले चंदन से भी फार्मा स्पेस और हेल्थ केयर स्पेस पर जब हमने बातचीत करी थी तो फोर्टिस हेल्थ केयर, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का जिक्र हुआ था और साथ साथ सन फार्मा पर भी बातचीत हमने करी थी। ओपनिंग का खिलाड़ी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, करीब 3% की तेजी ऑन द बैक ऑफ पॉजिटिव क्वार्टरली अपडेट्स। और आज के लिए ओपनिंग का फिसड्डी स्टॉक भी, इसका जिक्र भी बाजार खुलने से ठीक पहले हमने एक्सपर्ट से बातचीत करते हुए किया था। ट्रेंड के स्टॉक प्राइस में गिरावट है, करीब 4% की बिकवाली का दबाव स्टॉक में न्यूज़ फ्लो है, न्यूज़ फ्लो के ठीक साथ साथ स्टॉक में गिरावट का रुझान भी है। एक्सपर्ट से बाजार खुलने से पहले 18 आवर्स स्वदेश ने राय ली थी। आपको समय से पहले हमने बताया था कि ट्रेंड के स्टॉक प्राइस में आज डाउनसाइड विजिबल हो सकती है और यही नजर आ रहा है। तो ओपनिंग का फिसड्डी आज के सत्र के लिए ट्रेंड हमारी तरफ से। ओपनिंग का खिलाड़ी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। चंदन, आप बताएं कैसे देख रहे बाजार की शुरुआत को और ओपनिंग में कौन से स्टॉक्स है आपके फोकस रेडार पर? बिल्कुल, देखिए आपने सही शब्द यूज किया कि बाजार में बुल्स और बेयर का जद्दोजहद चल रहा है। और बिल्कुल, बट अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस है और कहीं ना कहीं हमने वापस 25,000 के लेवल को डिसाइसिवली पार करके उसके ऊपर होल्ड करने में कामयाब हो रहे हैं। स्टॉक वाइज आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा पावर एनर्जी की तरफ फोकस करूंगा क्योंकि ऐसा लग रहा है इस सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट है। तो एक तो ट्रेड रहेगा आपका पावर ग्रिड में, जहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि डेली और वीकली चार्ट में जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है वो इस काउंटर को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। मौजूदा लेवल पे देखें तो लॉन्ग से बिल्टअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये काउंटर हो सकता है जहाँ पे बाइंग हो। 286 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लगभग 304 तक के अपसाइड देखने को मिलेंगे। तो पावर ग्रिड एक प्रिफर्ड आइडिया रहेगा। उसके बाद में पेट्रोनेट एलएनजी में मल्टीपल डेज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। ये काउंटर कम चलता है बट जब भी ब्रेकआउट देता है एक बार का बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिलता है। पेट्रोनेट एलएनजी पे खरीदारी की सलाह होगी। यहाँ पे लगभग 42 दिन के बाद में 282 283 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ है। सो 279 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी 295 तक के टारगेट के लिए। तो ये कुछ सिलेक्टेड ट्रेड रहेंगे सुबह के शुरुआती स्विंग को कैप्चर करने के लिए। एब्सोल्युटली, शुरुआती ट्रेड्स और शुरुआती बाजार में मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए चंदन तापड़िया की तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विद टारगेट स्टॉप लॉसेस और फुल फ्लेजेड स्ट्रेटजी के साथ। हमारे साथ तेजस शाह भी पैनल पर जुड़े हैं। तेजस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताएं कौन से हैं आपके ओपनिंग ट्रेड्स आज के लिए? गुड मॉर्निंग मानसी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी ओपनिंग पिक है वो है बीपीसीएल। स्टॉक ने रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया था और एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। एक ब्रेकआउट के बाद पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, बट मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव है। करंट लेवल्स शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी करिए बीपीसीएल में विद स्टॉप लॉस बिलो 329। पहला लक्ष्य रहेगा 357 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 370 का। और दूसरा जो मैंने स्टॉक चुना है वो है बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टॉक आज थोड़ा सा चल चुका है बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। तो एक डिप में खरीदारी करने की राय रहेगी। 125-126 विल बी आइडियल लेवल टू गो लॉन्ग इन बैंक ऑफ इंडिया विद अ स्टॉप लॉस बिलो 122। ये स्टॉक में पहला लक्ष्य रहेगा 130 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 134 का। बीपीसीएल, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक से तेजस शाह के फोकस रेडार पर उनकी स्ट्रैटेजी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। रत्नेश, आप बताइए क्या है आपके ओपनिंग ट्रेड्स आज के लिए? मुझे यहाँ पे एक बजाज ऑटो में काफी अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करेक्शन पूरा हो गया है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि बजाज ऑटो में वापस से नई तेजी रिज्यूम होगी। तो यहाँ पे बजाज ऑटो में एक 8805 8805 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट जो बन सकते हैं वो 8880 के टारगेट बन सकते हैं। बजाज ऑटो 0.5% गेन्स 8830 के लेवल्स इस वक्त, यहाँ से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड। गौरव, आप बताइए आपकी तरफ से आज मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग ट्रेड्स क्या है? पावर का स्टॉक है सीजी पावर, 753 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक छोटा पैटर्न विजिबल है जो कि पिछले कुछ दिन के मूव को निगेट करके एक अपवर्ड रिवर्सल के संकेत दे रहा है। करंट लेवल पे बाय
कर सकते हैं स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 740 और एक्सपेक्ट कर सकते हैं 775 से 785 के टारगेट्स आने वाले एक दो ट्रेडिंग सेशंस में। अभी फिलहाल मुझे यही स्टॉक काफी बेटर लग रहा है। ये ओपनिंग ट्रेड्स हमारे सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से ढेर सारी कॉल्स जो हैं आती हुई दिखी हैं और इस बीच जो है निफ्टी बैंक जो कि लाल निशान में फिसलता हुआ दिखा था अब फिर से हरे निशान में आया है और निफ्टी 50 में भी फिलहाल मामूली सी 27 अंकों की बढ़त है। पर देखना ये इंटरेस्टिंग है कि मार्केट के इस जंक्शन में आप देख रहे हैं कि कई सारे PSUs अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए पावर ग्रिड पे हमारे एक्सपर्ट ने भी कॉल दी, चंदन की नज़र यहाँ पे थी, पर कोल इंडिया यहाँ पे 0.25% की तेज़ी, ONGC यहाँ पर भी आज 1% से ज़्यादा का उछाल है। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे ONGC के बारे में और आज फिर से एक मोमेंटम ये पिकअप करता हुआ दिखा है। और ट्रेंड का काउंटर भी शुरुआती सत्र में देखिए 4% तक की इसने गिरावट दिखाई थी, अब वो गिरावट थोड़ी सी अरेस्ट होकर लगभग 2% की ही गिरावट रह गई है। तो थोड़ी सी रिकवरी निचले स्तरों से और कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है जहां पर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। इस बीच कुछ एक काउंटर्स कैप गुड स्पेस से सीमेंस, ABB इनमें एक अच्छा मूव है। कुछ पाइप से रिलेटेड कंपनीज एस्ट्रल और सुप्रीम जैसे काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। और गौरव आपसे एक बार राय लेना चाहेंगे एस्ट्रल और सुप्रीम पे खास तौर से, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब इनकी अर्निंग्स आई थी पिछले क्वार्टर तो कहीं ना कहीं एनालिस्ट जो हैं कुछ एक पॉलिसी के फ्रंट पे ट्रिगर्स के चलते पॉजिटिव हुए थे। कई सारी रिपोर्ट्स बीच में आई थी और साथ ही साथ जिस तरीके से इन स्टॉक्स की गिरावट हुई थी कुछ ब्रोकरेजेस ने वैल्यूएशंस भी काफ़ी रीजनेबल बताए थे उन स्तरों पे। थोड़े से वॉलेटाइल हाल फिलहाल ज़रूर हुए हैं ये काउंटर्स, बट आज की तेज़ी क्या बता रही है और इसमें अगर किसी को पोजिशनल व्यू बनाना हो तो क्या बनाने लायक ऐसा पैटर्न बन रहा है? पहले एस्ट्रल की बात कर लेते हैं। एक अच्छी गिरावट आ चुकी है स्टॉक के अंदर, 2400 से सीधे सीधे गिरते हुए ये स्टॉक के अंदर अभी रिसेंट जो लो लगाया था पिछले कुछ सप्ताह पहले दैट वाज अराउंड 1232 के रेंज का, अभी उसी के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है 1400 की रेंज में। सपोर्ट लेवल पास में ही है, 1200 का ही सपोर्ट है। तो अभी बाइंग इंटरेस्ट तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ से रिवर्सल के बहुत अर्ली साइंस हैं, तो बाइंग की सलाह तो मैं नहीं दूंगा। एक बार ये स्टॉक 1430 1440 के ऊपर निकलता है तो एक बार हम इसे 1500 के लिए टारगेट कर सकते हैं, बट वहां से भी अच्छा सप्लाई जोन बनेगा इस स्टॉक के अंदर। तो कोई लंबा चौड़ा अभी मूव नहीं दिखाई देता है, मेजर मूव इसका 1500 के ऊपर ही आएगा। एक शॉर्ट टर्म 2-3 दिन के हिसाब से ट्रेड पकड़ा जा सकता है 1430-40 के ऊपर। सुप्रीम इंडस्ट्रीज की जहां तक बात करें तो आज फर्स्ट डे ऑफ राइज है, राइज अच्छा लग रहा है। इनिशियल मूव के अंदर 2% के गेन्स हैं फिलहाल। एक बार अगर ये थोड़ा और कंसोलिडेट करे 4300 के ऊपर जाके सस्टेन करे तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी 4400-4425 की रेंज आज के दिन में टेस्ट करने की। बट अभी दोनों ही शेयर्स में मैं थोड़ा सा वेट करने की सलाह दूंगा। चलिए पैटर्न थोड़े से बंद ज़रूर रहे हैं पर फिलहाल फ्रेश एंट्री के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ये राय आती हुई गौरव की तरफ से। पर देखिए कुछ एक ऑयल एंड गैस काउंटर्स में अच्छा एक्शन है। कल से हमने ONGC के मूव को हाईलाइट किया था, बट आज MGL, IGL जैसे काउंटर्स में एक अच्छा जोश हम देख रहे हैं। देखिए MGL में न्यूज़ भी है कि कहीं ना कहीं इन्होंने ऑयल इंडिया के साथ MOU करार किया है, ये न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है। बट इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो ये पूरे स्पेस में थोड़ा एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं। MGL 1% से ज़्यादा की तेज़ी, IGL भी खुलने के बाद एकाएक तेज़ी इसने पकड़ती हुई देखी है। तेजस, क्या यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग सेटअप? देखिए ऑयल एंड गैस की बात करें तो ONGC मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा। ONGC ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है कल के सत्र में और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है स्टॉक। सो ये एक प्रेफर्ड पिक रहेगा। कोई भी डिप में खरीदारी करिए इसमें विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 238। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 257 260 तक भी जा सकता है। और MGL और IGL की बात करें तो IGL का स्ट्रक्चर बेटर है, MGL अभी भी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आज स्टॉक ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है आफ्टर 4-5 डेज ऑफ कंसोलिडेशन। एक माइनर हर्डल है 211-12 के करीबन, अगर ये लेवल सरपास होता है तो मुझे लगता है बाइंग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में, और इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट द लेवल ऑफ 217 and 222 on the higher side. So wait for a breakout about 212 level. अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लग रहा है एक बाइंग मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है।
ठीक है, ये MGL IGL को लेकर रिव्यू और ये कंपैरेटिव एनालिसिस के चार्ट आपकी स्क्रीन पर सिमिलर ऑलमोस्ट ये चल रही है, लेकिन ये दिक्कत रही है IGL की कि 200 रुपए के ऊपर निकलता है और कई बार हम देखते हैं कि 200 रुपए के ऊपर जाने के बाद एक सप्लाई प्रेशर आता है और ये शेयर नीचे आ जाता है। 52 वीक में अगर आप देखेंगे तो दोनों शेयर आपको नरम दिखाई देंगे। IGL 21% नीचे है और MGL की बात करें तो करीब 28% नीचे है। ठीक है, चलिए कुछ और शेयरों की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे एक्सपर्ट्स थोड़े बुलिश थे BSE के शेयर को लेकर, हालांकि शुरुआती जो कारोबार है उसमें ये शेयर परफॉर्म कर नहीं रहा है। हालांकि गौरव जी की जो रिकमेंडेशन थी BSE को लेकर वो मतलब अगले 1 से 2 हफ्ते की थी, 2,500 रुपये के आसपास के टारगेट दे रहे थे गौरव जी। BSE 1% नरम शुरुआती सत्र में, आप अपनी स्ट्रेटजी को लेकर कायम है अभी और 2,500 रुपए के टारगेट के लिए शेयर में बने रहना चाहिए? एब्सोल्युटली, कोई भी गिरावट यहाँ से दिखाई देती है तो उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। अभी नतीजे आना स्टार्ट होंगे कंपनी के, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्री रिजल्ट जो एक रैली है वो स्टार्ट हो गई है ये स्टॉक के अंदर और एक अच्छा अपमूव की मैं रिसेंटली उम्मीद कर रहा हूँ। उसी के चलते मैंने एक्सटेंडेड टारगेट्स इसके अंदर लिए हैं। बाय ऑन डिप्स की भी सलाह रहेगी, कोई भी यहाँ से और फर्दर भी गिरावट आती है तो इस शेयर में बाय करना चाहिए। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी की सलाह, 1% नीचे आपको ये शेयर दिखाई देगा फिलहाल। चंदन जी, ऑयल एंड गैस की हम बातचीत थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे। MRPL में बड़ी अच्छी तेजी बनी है। अगर हम पिछले महीने भर में देखेंगे करीब 20% ये शेयर चल गया है। काफी समय तक ये रेंज में रहा 120-30 की रेंज में, लेकिन उसके बाद इसमें रफ्तार बनी है और 150 रुपए के ऊपर आ गया शेयर। ये MRPL में आप और स्ट्रेंथ देख रहे हैं और किसी को अगर नई बाइंग करनी हो तो उसको क्या आप रेकमेंड करेंगे शेयर ये? बिल्कुल MRPL किया जा सकता है और मीनवाइल देखें कुछ न्यू एज बिजनेस और फाइनेंशियल में अच्छा बाइंग है, कुछ ऑटो एंसिलरी भी चल रहा है जिसमें हमने उन्नो मिंडा की बात की, तो वो सब आप ध्यान में रखें। MRPL की बिल्कुल आपने सही कहा, पिछले 2 वीक से काफी अच्छा दमखम देखने को मिला है। 127 से लेके 153 तक का स्विंग देखने को मिला है और मैं मंथली चार्ट सेटअप पर देख रहा हूँ 158 इसका जुलाई का हाई है और उससे पहले लगभग आप देखोगे तो ये अपने ऑलमोस्ट 10 से 11 महीने के हाईएस्ट लेवल पे है। तो मेरे हिसाब से मोमेंटम बिल्ट होना चाहिए। 148 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 160 और पोजिशनल देखे तो 172 तक के अपसाइड भी इस काउंटर में बन सकते हैं। MRPL को लेकर ये व्यू। एक और कंपनी सम्मान कैपिटल, जिसमें हमने देखा था कि UAE की जो फर्म थी IGC, उन्होंने स्टेक लेने का ऐलान किया था, कंट्रोलिंग स्टेक उनका हो जाएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग के नाम से पहले इस कंपनी को हम जानते थे और कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में वो थोड़ी अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि लगातार हमने देखा था कि FNO बैन में ये शेयर रहा है सम्मान कैपिटल का। चंदन जी, व्यू आपसे ही जानना चाहेंगे। एक बढ़िया तेजी, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग 1-2 दिन की, आज फिर से हम देख रहे हैं कि जोश लौटता हुआ दिख रहा है शेयर में। टिक पाएगी तेजी ये? बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से काफी महीनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद, काफी सालों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद इस काउंटर में वापस एक रिकवरी का मूड देखने को मिला है। लास्ट महीने एक बड़ी रिकवरी थी और इस बार भी फॉलो अप एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। 2 दिन में डिक्लाइन में इसने 153, 154 के हायर बेस बनाए और वापस एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप बन रहा है। मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके हैं, बाइंग इंटरेस्ट बना रहेगा। 158 को इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए, ऊपर में 172, 174 तक के स्विंग्स भी यहाँ पे बनेंगे। 158 नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं। 170 एंड फर्दर अपसाइड वहां से सम्मान कैपिटल में नजर आ सकती है। 2-2.5% तक की तेजी आज के सत्र में फिलहाल स्टॉक देखता हुआ। इंडिसेस पर एक नजर होनी चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स के लेवल्स पर 25,000 के स्तर निफ्टी में इस वक्त, साथ ही बैंक निफ्टी की अगर बात करें 56,230 के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी भी कामकाज करता हुआ। कल ही की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर कंपेयर करेंगे, बैंक निफ्टी की चाल बेहतर नजर आ रही है। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में कल भी स्पाइक्स थे, आज के सत्र में भी स्पाइक अप है, हालांकि कंफर्ट लेवल में ही है फिलहाल, लेकिन 1.5 से 2% तक की स्पाइक से अब वॉलेटिलिटी इंडेक्स में बयां करते हैं कि बाजार काफी वॉलेटाइल है। ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नजर रखिएगा। 81,927 के स्तर, करीब 150 अंकों की तेजी पर फिलहाल सेंसेक्स में कामकाज नजर आ रहा है। तो मार्केट में हम देख रहे हैं काफी वॉलेटिलिटी आज के सत्र में, जहां लीडिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, फिर से हम देख रहे हैं IT सेक्टर में मोमेंटम जो है आज के सत्र में मिड कैप IT प्लेस में कायम है। और इसके इतर अगर आप देखें आज के सत्र में एनर्जी, मेटल,
रियल एस्टेट, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तमाम सेक्टर्स है जो कि परफॉर्म कर पा रहे हैं। आईटी में मिड कैप आईटीज ही चल रहे हैं। हालांकि इंडेक्स की अगर बात करें, निफ्टी आईटी इंडेक्स ने आज बैक सीट ली है। चुनिंदा प्लेयर्स लाइक एम्फैसिस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ कुणाल बोथरा जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे जानते हैं उनके ट्रेडिंग आइडियाज। गुड मॉर्निंग कुणाल, बताएं कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को और स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है आपके रेडार पर? तो काफ़ी डिसेंट स्टार्ट है, उससे नॉट एज एक्साइटिंग जो कल थी ऑफ कोर्स, बिकॉज हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मार्केट रोज 100-200 पॉइंट चले निफ्टी। बट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में एक अच्छा पुश है। लार्ज कैप स्टॉक्स, रिलायंस में एक अच्छा मूवमेंट आया है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक जब लार्ज कैप स्टॉक्स में भी डाइवर्सिफिकेशन आता है तब हम कहते हैं कि इंडेक्स का मूव मैच्योर होते जा रहा है और यहाँ से मूव सस्टेनेबल हो सकता है। 25,000 के लेवल्स को हमने क्रॉस कर दिया था कल ही, तो अगर आज ये लेवल्स को हम मेंटेन कर जाए तो यहाँ भी एक अच्छा बेस बिल्डिंग बन सकता है इंडेक्स के लिए। और सबसे ज़्यादा खास बात होती है कि जब फर्स्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में जब हम एक राउंड फिगर नंबर ब्रेकआउट देखते हैं इंडेक्स में, तब वो बेस बन जाता है अगर उस लेवल्स को वापस से हम ब्रीच नहीं कर पाए शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। और ग्रेजुअली मेरा मानना है कि हम 25,500 के लेवल्स को भी क्रॉस कर जाए अगर हम 25,000 के सपोर्ट को ना तोड़े। उस लिहाज से मैं कुछ एक स्टॉक्स इनिशिएट करूंगा यहाँ पे बाय साइड पे। पहला रहेगा बाय पेटीएम पर, जो मेरा मानना है कि आई थिंक बहुत अच्छा ब्रेकआउट और एक रिवर्सल वापस आया है स्टॉक में। 1100 के आसपास स्टॉक आ चुका था, वहाँ पे एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना था पेटीएम ने और वहाँ से एक वी शेप रिकवरी आई है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ से मोमेंटम पिक हो सकता है। स्टॉक में 1280 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1200 का। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखें तो स्टॉक ने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिया है, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पे बार बार सपोर्ट दे रहा है स्टॉक। और करंट लेवल से भी जो 3000 के आसपास है, यहाँ से भी ऐसे इन्हें लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इस पर मैं बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। टारगेट रख सकते हैं 3300 का, स्टॉप लॉस 3070। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये ट्रेडिंग आइडियाज है कुणाल बोथरा की तरफ से। 3,300 के टारगेट्स को ध्यान में रख रहे हो। नायका के स्टॉक प्राइस में भी 1,280 197 इनफैक्ट इस स्टॉक प्राइस में अगर आप देखेंगे। और एसबीआई कार्ड्स में 925 तक के टारगेट्स, 906 के लेवल्स पर फिलहाल ये कामकाज करता हुआ। नायका में 256 के लेवल से आधे % के गेंस हैं, गेंस इंटैक्ट रह सकते हैं। यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड है। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में अडानी ग्रीन और साथ ही एनटीपीसी ग्रीन। कुणाल, फिर से आप ही से इनफैक्ट गौरव से सवाल है। गौरव, बिफोर वी लेट यू गो, एनटीपीसी ग्रीन, ओके गौरव नहीं है हमारे साथ। कुणाल, आप ही बताएं, अडानी ग्रीन आउट परफॉर्म करता हुआ, एनटीपीसी ग्रीन में हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत एक्शन है। हालांकि दोनों को कंपेयर करें तो अडानी ग्रीन में ही हम मूव्स देखते हैं। किन्हीं की अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है एनटीपीसी ग्रीन के लिए तो राय क्या होगी? तो एनटीपीसी ग्रीन फिलहाल इतना मोमेंटम में नहीं लग रहा है, बट आई थिंक अदानी ग्रीन एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स है। अदानी पे जो हैंगओवर था, जो न्यूज़ फ्लो था, जो आई थिंक करीबन 2 से 3 हफ्ते पहले आया था, वो एक पॉजिटिव हो चुका है सारे स्टॉक्स में। अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में मोमेंटम वापस आया है। वॉल्यूम्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो होता है, उसने कम बैक किया है। इवन अदानी ग्रीन में अगर हम लास्ट 3-4 हफ्ते की एवरेज वॉल्यूम्स भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उस लिहाज से अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो वो भी स्टेबल है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक अदानी ग्रीन एक अच्छा चार्ट बन सकता है, अच्छा ट्रेड बन सकता है करंट लेवल से भी। पोजिशन ट्रेडर्स अगर यहाँ से करीबन 2 से 3 महीने की अगर टाइम फ्रेम रखें तो मेरा मानना है कि 1080-85 से या करीबन 1300-1350 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं अदानी ग्रीन में। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1000 का। ऑलराइट, तो चलिए, ये नज़रिया फिलहाल अदानी ग्रीन पे आता हुआ। बट इसी के साथ साथ आज हम देख रहे हैं कि कुछ न्यू एज टेक कंपनीज में भी अच्छा एक्शन आ रहा है। साथ ही साथ खास तौर से अगर देखें पीबी फिनटेक, यहाँ पर आप देखिए जो है लगभग 2.5% की तेज़ी है। इंश्योरेंस एग्रीगेटर ये ज़रूर है। और यहाँ पर तेजस, आपसे एक बार राय लेना चाहेंगे, क्योंकि जो पूरा जीएसटी का मामला था और जो चेंजेस थे, कहीं ना कहीं इनकी कमीशंस जो ये अपने लोगों को देते हैं, एजेंट्स को देते हैं, उसमें इन्होंने कटौती की बात की थी और रिपोर्ट्स के चलते स्टॉक में काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन था। पर आज लगभग 2.5% की तेज़ी और एकाएक जो तेज़ी आई है। तेजस, क्या बता रहे हैं चार्ट्स के बारे में? देखिए, आज के मूव के बाद चार्ट स्ट्रक्चर हल्का सा इंप्रूव हुआ है स्टॉक का। एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो रही है ना वीकली चार्ट। 1800 के करीबन एक माइनर हर्डल है मेरे हिसाब से। अगर 1800 के ऊपर बंद देता है ये स्टॉक तो एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में। और इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट अ लेवल ऑफ
1875 to 1900 लेवल। सो वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबव 1800 के ऊपर सस्टेन करेगा स्टॉक, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो चलिए 1800 का वेट ज़रूर करिए। एक पैटर्न ज़रूर इसमें फॉर्म हो रहा है और अगर उसके ऊपर जाता है तो एक ये तेज़ी का मोमेंटम सस्टेन हो सकता है। इसीलिए पीबी फिनटेक को नज़र में ज़रूर रखेंगे। मौजूदा स्तरों से लगभग 30-40 रुपए और इसमें मूव आ जाने दीजिए। बट इसी के साथ साथ आप देखिए फेडरल बैंक यहाँ पर एक ज़बरदस्त तेज़ी है। लगातार हम देख रहे हैं कि बैंकिंग काउंटर्स से हमें अपडेट्स आ रहे हैं और फिलहाल जो है फेडरल बैंक के अपडेट का इंतज़ार ज़रूर है। बट उसी से पहले एकाएक लगभग 2.5% की तेज़ी, और तेजस में देख रही थी इसको चार्ट्स पे कि कहीं ना कहीं ये 200 के लेवल से हमेशा पलटी खाता है। पिछले अगर 2 महीनों की बात करें तो 3 से 4 बार इन्हीं लेवल से इसने पलटी खाई है। बट आज के मूव क्या कुछ अलग तरीके से आते हुए दिख रहे हैं? डेटा में कुछ डिफरेंट आप स्पॉट कर रहे हैं या अभी से छोड़ देना चाहिए? मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है, बट जैसे कि आपने सही बताया कि 200-201 इसका मेजर हर्डल है, तो 201 के ऊपर जाता है, 1-2 घंटा सस्टेन करता है तो ही इसमें फिर फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। या तो किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 194, और 201 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो और पोजीशन ऐड कर सकते हैं स्टॉक में फॉर अ पोजिशनल टारगेट ऑफ 213 to 215 ऑन दी हायर साइड। सो वेट फॉर अ क्लियर कट ब्रेकआउट अबाउट 201 लेवल। अगर ब्रेकआउट होता है तो मुझे लग रहा है 5 से 7% की अपमूव आ सकती है स्टॉक में। ठीक है, 201 रुपए के ऊपर अगर निकला तो 5 से 7% की मूव आप देख सकते हैं फेडरल बैंक के शेयर में। 199 रुपए का भाव है। तेजस जी, स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं? 195 194 का 194 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको। 194 का, ठीक है ठीक है, 194 का, यानी कि यहां से करीब करीब 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और उसके बाद अगर ये 201 को अगर पार कर लेता है तो आपको ठीक ठाक तेजी फेडरल बैंक के शेयर में देखने को मिलेगी। और एक ये डिसेंट ना सिर्फ बैंक है बल्कि परफॉर्मेंस भी इसकी ठीक ठाक ही रही है। इस बीच बाजार को देखिए, बाजार फिर से थोड़े अच्छे मूड में नजर आ रहा है और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो हो गई है 250 अंकों के आसपास की। यानी कि कल की तेजी को ना सिर्फ निफ्टी बैंक ने कंसोलिडेट किया है बल्कि उसको बढ़ाया भी है। एक बार ये लाल निशान में भी था निफ्टी बैंक, लेकिन अभी ये 56,300 के आसपास आपको दिखाई देगा। 56,500 तक के लक्ष्य की बात हमने की थी और ये भी कहा था कि जो भी गिरावट आए आपको बाइंग करनी चाहिए निफ्टी बैंक में। और बाजार में ये जो रणनीति है इसको लेकर देखिए कंसेंसस है, सिर्फ हमारी राय नहीं है। जितने भी तमाम एक्सपर्ट्स हैं या मार्केट के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका यही कहना है कि बाजार में जब तक माहौल अच्छा है, जब तक ये स्पीड ब्रेकर नहीं आ रहा है, तब तक ये आप चीजें कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। 25,100 के ऊपर जाकर कंफर्टेबली अब निफ्टी टिक रहा है। करीब 60 अंकों के आसपास की मजबूती है। 0.25% दोनों के दोनों इंडेक्स आज मजबूती के साथ कर रहे हैं कारोबार। लेकिन इस मजबूती के बीच में, इस अच्छे माहौल के बीच में एक बढ़िया ऑप्शन का ट्रेड भी जान लेते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं ऑप्शंस के चैंपियन को। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, जरा बताइए कौन से ट्रेड से लक्ष्मी बनेगी बाजार में आज? सुप्रभात अभिषेक जी। मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में एक अच्छा रिबाउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 DMA का सपोर्ट लेते हुए स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 1035 का है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो फर्दर अपसाइड के मूव हमें बजाज फाइनेंस में दिख सकते हैं। तो इसलिए हमने 1030 का कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया है, जो कि हमें लेना है 19 रुपीज या 21 रुपीज के आसपास। इसमें हमारे टारगेट रहेंगे 31 रुपीज के और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 15 रुपीज का। तो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 3750 का, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो रिवॉर्ड है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 77,500 रुपीज का। लक्ष्मीकांत जी, कितने का लॉट है बजाज फाइनेंस का? जी 750 का लॉट साइज है। तो इसमें 5 रुपीज का स्टॉप लॉस लेकर चलना है हमें, जो कि है इसको हमें लेना है 19 से 21 रुपीज के आसपास। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 15 रुपीज का और हमारा टारगेट रहेगा 31 रुपीज का।
ठीक है, परफेक्ट है। 1030 वाली कॉल खरीदनी है। 1020 के ऊपर जाकर अब ये शेयर कर रहा है कारोबार, 1.25% की तेजी है। और अगर इस ट्रेड में अगर आपको मुनाफा होता है, जिसकी संभावना मुझे काफी ज्यादा लग रही है, तो अधिकतम जो मुनाफा होगा वो होगा 7,500 रुपए का। अगर दांव थोड़ा उल्टा बैठा यहां से, अगर स्टॉक अगर घूमता है, तो नुकसान होने की जो आशंका है वो है 3,750 रुपए का। फिलहाल ये कॉल आपको मिलेगी 19 से 21 रुपए के बीच में, आप कहीं भी इसको ले सकते हैं। लक्ष्य होगा 31 का, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 15 रुपीज का बजाज फाइनेंस में। ध्यान रखिए, ऑप्शंस काफी वोलेटाइल होते हैं। एंट्री एग्जिट आपकी बिल्कुल टाइमली होनी चाहिए और स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो कीजिए। अदरवाइज होता यह है कि जो लोग वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, 100 में से 91 लोग वही होते हैं जो नुकसान कर बैठते हैं। और अधिकतम जो औसतन जो नुकसान होता है वो होता है करीब करीब 1 लाख रुपए का एफएनओ ट्रेडर्स को। ये सेबी के आंकड़े हैं और ये रिस्क डिस्क्लोजर हम सेबी के चलते ही हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं, ताकि आप अवेयर रहें रिस्क को लेकर भी। और क्या रिवॉर्ड बनते हैं वो तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपको बाजार में टाइम टू टाइम वो बताते रहते हैं। लेकिन निफ्टी करीब करीब 70 अंक ऊपर इस वक्त है और निफ्टी बैंक ने लगा ली है लगभग डबल सेंचुरी। 56,300 के ऊपर जाकर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। चंदन जी, एक राय आपसे ना जरा GIC-RE के शेयर पर चाहिए। जो सरकारी जो जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनीज हैं, इनमें हम देखते हैं कि कई बार ना एक तरफा मूव बनता है। हालांकि वोलेटाइल काफी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर हम न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें तो 200 रुपए के ऊपर ये शेयर जाता है लेकिन टिकता नहीं है। और अगर आप 2-3 महीने बाद भी चेक करेंगे तो उसी भाव पर मिल जाता है। GIC-RE में आज 2% के आसपास की तेजी है। कल भी ये शेयर चल रहा था, अभी भी अपने 52 वीक हाई से काफी ज्यादा ये दूर है। कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल, GIC-RE के बारे में भी बात करेंगे और एक काउंटर मुझे समझ में आ रहा है उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले GIC-RE की बात करें तो पिछले लगभग काफी महीनों से एक रेंज में है। स्पेशली मैं पिछले लगभग 10 महीने की बात कर रहा हूँ, बट उस रेंज के बावजूद भी 350 मल्टीपल सपोर्ट बनता है। आई थिंक पिछले लगभग आप देखोगे तो 12-13 महीने में 4 बार 350 से रिवर्सल हुआ है। इस बार भी 358, 355 के आसपास के बॉटम बना के टर्न हुआ है। तो ऐसा लग रहा है एक बार का बॉटम बन चुका है। इनफैक्ट डेली चार्ट में डबल बॉटम और राउंडिंग फॉर्मेशन जैसे प्राइस पैटर्न भी देख रहे हैं, तो खरीदारी के मौके इंटेक्ट रहेंगे। 378 के सपोर्ट से कहेंगे 410 तक के अपसाइड GIC-RE में देखने को मिलने चाहिए। और एक नए ट्रेड की जो हम बात कर रहे थे उसमें मेरा ध्यान रहेगा चेन्नई पेट्रो में। एक बड़ा ब्रेकआउट इस चार्ट में देखने को मिल रहा है। और टेक्निकली बात करें तो वीकली चार्ट में कप एंड हैंडल बना है और इस हैंडल का ब्रेकआउट 788 के ऊपर आया और 788 के ऊपर कल निकल गया था और आज भी मोमेंटम बरकरार है। तो चेन्नई पेट्रो पे बिल्कुल नजर रहनी चाहिए। इनफैक्ट ये काउंटर हम अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट भी कर रहे हैं एज ए हाई कन्विक्शन मिड कैप आइडिया। मोमेंटम इंटेक्ट है। मेरा मानना है 820 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। 870 से लेकर 900 तक के टारगेट चेन्नई पेट्रो में बनने चाहिए। GIC-RE में 410 के टारगेट, चेन्नई पेट्रो में 870 तक के टारगेट चंदन जी बता रहे हैं। तो ये दोनों शेयर आप ट्रेड के लिहाज से आप ले सकते हैं, 870 और 900। देखिए अच्छे जो हमारे मेहमान होते हैं ना, खूबसूरती ये होती है कि अच्छा ठीक है, हमने जो शेयर पूछा तो पूछा, लेकिन जहां पर उनका कन्विक्शन अलाउ कर रहा है, जहां पर उनको लगता है कि तेजी बन सकती है, बिना पूछे भी आपको ट्रेड से मिलते रहते हैं। तो यूटी नाउ स्वदेश पर आप बने रहिए। जहां पर भी कन्विक्शन होगा वो सारे के सारे सौदे आपके लिए हम स्क्रीन पर लेकर जरूर आएंगे। इस बीच जो आज लिस्टिंग होने वाली है, आप देखिए कुछ लिस्टिंग्स हैं। ग्लॉटिस, फैब्टेक इशू प्राइस के मुकाबले कहां पर ये शेयर जाकर सेटल हुए हैं, इसके अपडेट्स भी आपके स्क्रीन पर आते हुए जरूर दिखाई देंगे। लेकिन इस बीच बाजार जो है वो हम देख रहे हैं कि दिन के ऊपरी स्तर पर 25,150 से 25,200 की रेंज में निफ्टी चला गया है। तो आज फिर से हमने देखा कि एक स्लो स्टार्ट, और स्लो स्टार्ट के बाद धीरे धीरे करके बाजार ने गियर बदला। हमने सुबह कहा था कि हो सकता है कि बाजार में आप कल के सत्र का आज रिपीट टेलीकास्ट होते हुए देखें, और कमोबेश वही स्थिति फिलहाल हम बाजार में देख रहे हैं। अच्छी तेजी 83 अंकों की, और आज थोड़ा सा हो सकता है कि मामला वोलेटाइल हो, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। एक और शेयर के बारे में जरा व्यू लेंगे, और वो शेयर है CDSL का। चौका लगा दिया है शेयर ने, और जिन स्तर से ये शेयर गिरा था 6-7 सत्र लगातार, 4 सत्र में इसने भरपाई पूरी की पूरी कर ली है। 1580 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं। एक व्यू कुणाल जी फटाफट आप जरा CDSL पर दीजिए, उसके बाद शो में आगे बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, कुणाल जी नहीं है, चंदन जी आप ही व्यू दीजिए CDSL पर भी।
बिल्कुल देखिए, सीडीएसएल की बात करें तो काउंटर ऑलरेडी पिछले 4 दिनों से बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है और 1450 के आसपास बॉटम बना है। इमीडिएट जो हर्डल रहेगा वो 1625 रहेगा मेरे हिसाब से, वो टारगेट तो इमीडिएट बेसिस पर रहेंगे। बट 1625 निकलता है तो सीडीएसएल का प्राइस सेटअप री रेटिंग होगा 1800 तक के टारगेट के लिए, तो बिल्कुल पॉजिटिव बायस है। आप यहाँ पे 1535 के सपोर्ट से ट्रेलिंग लेवल बना सकते हो। पहला टारगेट 1625 निकले, 1625 निकले तो अग्रेसिव बाइंग 1800 की तरफ आ सकता है, तो ये लेवल ध्यान रखें। और मेरा मानना है कि वापस कैपिटल मार्केट थीम है वो बाजार में फोकस आ रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये एक राय एक्सचेंज एंसिलरीज पर और सीडीएसएल इन पर्टिकुलर 1625 की टारगेट, उसके बाद 1800 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। लेकिन इस बीच फाडा ने सितंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं। आपको बता दें, ऑटो सेल्स इंडिया में अगर आप देखें ड्यूरिंग नवरात्रि फेज हमने 35% का सर्ज देखा था, 5 से 6% सितंबर 2025 में हमने देखा था। फाडा डेटा जो है वो यही सर्ज को बयां कर रहे थे। इन आंकड़ों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ फाडा के वाइस प्रेसिडेंट साई गिरिधर जुड़ गए हैं। मिस्टर गिरिधर, मानसी दिस साइड, गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। ऑटो सेल्स फेस्टिव मंथ है एंड हाउ कैन वी फॉरगेट दैट ये वही दिन है, ये वही समय है जबकि सबसे ज़्यादा ऑटो सेक्टर में, ऑटो एंसिलरीज की चाल में मोमेंटम परफॉर्मेंस हम देखते हैं। सो हाउ वाज द सेगमेंट वाइज ग्रोथ एंड कौन से स्पेस इन पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहे थे आपके हिसाब से? मॉर्निंग मानसी, थैंक यू। ये जो फेस्टिवल पीरियड जो शुरू हुआ है ये अपने में एक यूनिक फेस्टिवल पीरियड है। हमने आज तक अपने कैरियर की हिस्ट्री में ऐसा फेस्टिवल पीरियड देखा नहीं, जैसे अभी आपने खुद बयां किया। करीब करीब 35% का ग्रोथ दिखा है इस नवरात्रि पीरियड के अंदर में। और सेगमेंट अगर आप पूछेंगे, क्रॉस सेगमेंट है। हर सेगमेंट के अंदर में अगर आप बात करें, टू व्हीलर करीब करीब 36% अप है। 3 व्हीलर्स की अगर आप बात करते हैं, करीब करीब 25% के आसपास 3 व्हीलर अप है। 4 व्हीलर के अंदर में भी सेम चीज हमें देखने को मिल रही है। और ये जो सारी बढ़ोतरी है, ये सारे क्रॉस सेगमेंट्स के अंदर में, ये जो एक अफोर्डेबिलिटी आया है ऑटोमोबाइल के अंदर में, और बायर्स को ऑप्शन मिल रहा है अपग्रेड करने का। थोड़ा सा टू व्हीलर के अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा पेंट अप डिमांड भी था उसके अंदर में। लेकिन फेस्टिवल के साथ साथ जो ये बचत महोत्सव हम बना रहे हैं, तो ये ट्रू में एक पूरे हिंदुस्तान में एक बचत महोत्सव बन रहा है सारी डीलरशिप्स के ऊपर में। और अक्रॉस सेगमेंट ग्रोथ है। सिवाय अगर हम सिर्फ कमर्शियल इक्विपमेंट की बात करें तो वो थोड़ा सा सबड्यूड है, क्योंकि कमर्शियल इक्विपमेंट के अंदर में इतना फर्क नहीं पड़ता जीएसटी का। बट अदरवाइज सारे सेगमेंट्स ग्रीन में है और बहुत पॉजिटिवली ट्रेंड कर रहे हैं। गिरधर जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। जी हाँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स फाडा ने भी रिलीज़ किए और आपका आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव है। बट एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, वो है कॉम्पनसेशन सेस के बारे में। क्योंकि देखिए, जब पूरा जीएसटी का मामला सामने आया था तो एक्साइटमेंट भरपूर थी, पर डीलर्स की कहीं ना कहीं ये कंसर्न था कि कॉम्पनसेशन सेस का क्या, उसका कैसे एडजस्टमेंट होगा। अब थोड़ा समय बीत चुका है, क्या कुछ निर्णय लिया गया है, क्या कुछ स्टेप्स वहाँ पे लिए गए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या ये डीलर्स थोड़ा सा ये पूरे कॉस्ट प्रेशर को एब्जॉर्ब करेंगे या फिर ओईएम्स इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स में तो अच्छा जंप है? देखिए, मेरे ख्याल से डीलर्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते इसको एब्जॉर्ब करने में। हमें अभी भी उम्मीद है, हमने रिप्रेजेंटेशंस दी हैं। हमारी जो नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, हमने उनको लिखा है। हमने पीयूष गोयल जी को पत्र लिखा है। हमने निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको हमने पत्र लिखा है। हमने इवन प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया है। एंड वी आर वेरी होपफुल कि हमारी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा कि एक जो लेजिटमेट हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है वहां पर सेस के अंदर, सेस अकाउंट के अंदर में, वो डीलर्स के लिए कोई एक वे आउट, कोई एक मीन मिलना चाहिए जिसके कि हम उसको कंज्यूम कर सकें, हम उसको यूटिलाइज कर सकें। हम अभी भी होपफुल हैं कि उसको हम यूज कर पाएंगे। मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा इसके बारे में। ऑल राइट, हम ऐसे डेवलपमेंट्स को देखते रहेंगे। पर गिरधर जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और नंबर्स जो आपने रिलीज़ किए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, पॉजिटिव आउटलुक, इन सभी पर हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। चंदन, हम आपका भी शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर बात की। पर रुक करते हैं एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे।